अच्छा हाँ, होमवर्क दिया था मैंने, सबने निकाल लिया है। ऑलमोस्ट तो मैंने वेरीफाई करवा ही दिया था, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वेरीफाई करवा दिया था। कौन सा बचा हुआ था, एक आध दो बताओ। चलिए, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल करवा दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। बेंट रूल करवा दिया था, क्वेश्चंस करवाए थे। अब बारी किसकी है, ड्रैगो रूल। क्या बोलो बोलो, ड्रैगो रूल। अब ड्रैगो रूल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपन। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं दोस्त, ड्रैगो रूल के ऊपर। क्या स्टार्ट करते हैं, ड्रैगो रूल। तीसरा अपना पॉइंट ये है, ड्रैगो रूल। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इधर रिवाइज पहले सुन लो। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, बॉन्ड कितने तरह का होता है दोस्त, दो तरह का। एक कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग, और एक कौन सा होता है, वीक। जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, जहां ना पड़े। अच्छा, इसके बाद मुझे बताना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ, वीक बॉन्ड हो गया। चलो, मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस कैसे हैं, वीक बॉन्ड है। समझ रहा हूं मेरी बात को। अच्छा, आज तू इधर आके बैठ गया, पीछे बैठता था रोज, देख नहीं रहा है, लाना भूल गया है ना। मैं सोचा कोई चुरा उड़ा लिया। अरे चोरी वोरी मत करो यार, तुम्हारे बैच में चोर निकल के आ रहे हैं। संजय कहाँ है भाई? अरे यार तुम्हारे, तुम देखो ना यार, तुम डायरी वायरी चुराए हो, तुमका एक्सपर्ट हो, कौन चोरी कर रहा है देखो ना यार। बेचारे एक बच्चे का नोट्स गायब कर दिया किसी ने। हाँ, नोट्स में गायब कर दिया, मिल गया। एक वहां किनारे बैठा था, वो कहाँ है आज, उसको मेरे को मिलना है। नहीं नहीं, इसके साथ तेरे साथ एक और था वो, कल लड़ाई वड़ाई हुई थी ना, फिर बाहर जाने के बाद तुम लोगों को, फिर इसके बाद जाने के बाद हुई थी ना, बहस हुई थी या लड़ाई हुई थी? बहस हुई थी ना। भाई बहस वहस करके शांत हो जाया करो बे, लड़ाई करके क्या ही मतलब मिलेगा। अरे भाई, बंदे लोगों को बुला लिया तो कहो बंदे लोग जाओ प्लीज, कोई लड़ाई नहीं करनी है बंदे लोग, समझ रहे हो। अगर भाई ने बंदे लोगों को बुला लिया तो एकदम क्लियर कहा करो, बंदे लोग तुम लोग जाओ अब। एनीवे, ठीक है, मतलब ये सब मत किया करो यार, शोभा नहीं देता है। तुमको ये बात मैं तुमको सच बता रहा हूँ, 5वें साल में रियलाइज हो जाएगा। कॉलेज के 5 साल जाओगे ना, खूब हुड़दंगई करोगे, 5वें साल रियलाइज करोगे ना, कुछ मजा नहीं था इसमें। और बता दूं, अच्छा इंसान पूरे कॉलेज में कौन होके निकलता है, जो 5 साल तक इस बात को समझेगा। तुमको वो अच्छा जूनियर भी कहेगा, तुमको अच्छा सीनियर भी कहेगा। हमारे जीवन में एक, हमारे मतलब कॉलेज में जनरली बॉस बोला जाता है। हमारे जीवन में एक बॉस थे जिनका नाम था, मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि नाम तो छोड़ो, हटाओ, नाम में क्या ही रखा है। बट उनको लेके ना हमेशा आज तक हम पॉजिटिव बोलते हैं। पता है क्यों? ना उन्होंने कभी किसी जूनियर से लड़ाई की, ना कभी सीनियर से, मजे सबसे लिए, सबके मजे दबा के लेते थे भाई। अगर बैठ गया ना सामने तो मतलब समझ जाओ वो, दूसरा मैं क्या बोलूं, जैसे कि बीएन सर नहीं है, बीएन सर इस समाओ जिनको मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है भाई? वो आदमी का ईगो है ही नहीं, ईगो एकदम नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, उनके अंदर 0% ईगो, मतलब उनको पता है कब हंसना है और उनको पता है दुखी होना कब है। और ही इज ट्रूली, मतलब उनको अगर देखोगे मन से ना, तो बड़े बच्चे की तरह। और ऐसे लोग कॉलेज में बड़े अच्छे माने जाते हैं। क्यों? कॉलेज में अच्छा उसे ही बोला जाएगा जो जूनियर का भी ख्याल रखेगा, जो सीनियर की भी रिस्पेक्ट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हमको कभी भी अच्छा मतलब कहा जाता है ना, सीनियर नहीं माना गया, लेकिन हमको जूनियर बड़ा अच्छा माना गया। क्यों? क्यों सीनियर इसलिए नहीं, मैं अपने साथ वालों से कभी दोस्ती ही नहीं, मेरी कभी कभी भी दोस्ती नहीं, मेरी जब भी दोस्ती रही हमेशा 5 साल बड़े वालों से। क्यों? क्योंकि बड़ा आपको हमेशा सिखाता है, हमेशा सिखाएगा बड़ा। तो उनसे दोस्ती होने के नाते मेरा मतलब ना, भैया और वो वाला रिलेशन बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन दोस्त वाला रिलेशन ठीक रहा है, ओके रहा है। जूनियर से तो बतियाता भी नहीं था। भाग यहाँ से, जाओ पहले सीखो क्या हो, काम वाम कर क्या हो। समझ रहा मेरी बात को? इसलिए अच्छा इंसान वही होता है, हमेशा याद रखना, जो कि इन सब चीजों से परे हट के, तुमको लगता है कूल ड्यूड, तुम यूपीए बिहार में फंसे रह जाओगे अगर ऐसे बनोगे तो। कूल ड्यूड नहीं, सी फॉर कूल, सी फॉर, समझ रहे हो, निकलो बाहर इन सब चीजों से, ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है। अरे कोई लड़ने आ गया भाई, जा यार, तेरा ईगो बड़ा है, जा तू। अरे यार सिंपल सी बात समझो, एक बहुत क्लियर बात है, बहुत छोटी सी बात, तुम्हारे शरीर से ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ प्रिय हो सकता है? नहीं। तुम्हें अगर छोटा सा कट भी लगेगा वो तुम्हें दर्द होगा। क्या है ऐसा डिसीजन लेना? एक बात मैं तुमको बता देता हूं, लड़ाई हमेशा हिट ऑफ द मूवमेंट में होती है, हिट ऑफ द मूवमेंट में।
हो गया जो हो गया, प्लानिंग के साथ कभी आज तक लड़ाई नहीं हुई है। एक बात याद रखना, लड़ाई हो रही है, पहले तो कोशिश करो कि इग्नोर किया जाए, इग्नोर किया जाए। अगर बात सम्मान की है तो ही लड़ा जाए, अदरवाइज अगर बात ऐसे कमन है, अबे जाओ बे। याद रखना, सबको छोड़ा नहीं जाता है, और ये भी याद रखना, सबसे लड़ा नहीं जाता है। कहां छोड़ना है और कहां लड़ना है, जो इस बात का गैप समझ गया वही इंसान बुद्धिमान है। कभी भी हमारे दादाजी एक बात कह के जाते थे, बेटा अगर किसी को मारना ही है तो बुद्धि से मारो, बल से कभी मत मारो, बल से मारो कल तुमको मारेगा वो। क्लियर बात है, सम्मान तुम्हारा भी जाएगा उसका भी जाएगा। अरे मारना ही है तो अपनी हैसियत से मारो ना, क्यों तुमसे भिड़ने की औकात ही ना रखे जान से। बेटा अगले दिन ना, तुम पता है सुशासन बाबू के सरकार में हो, कितना हो खराब हो, अगले दिन एनकाउंटर करवा देगा। एक बात याद रखना, आज से आज जो काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आज से 10 साल पहले आपके बिहार में हो गया, इसलिए बिहार थोड़ा सा सही हो गया। वरना इन्हीं पटना की गलियों में मुझे पता है कि भैया मतलब यहाँ जीना दुश्वार कर देते, 9 बजे के बाद आज भी बिहार में मार्केट नहीं खुलती है। समझ रहे हो मेरी बात को, थाने में भी जाओ तो सब जगह। तो ये सब नहीं, और शोभा नहीं देता यार। क्या शोभा देता है, मतलब तुम लोगों को शोभा देता है, अबे तुम लोग पैसा छापने के लिए पैदा हुए हो, समझो ये बात को। नहीं मजाक नहीं, उम्मीद उम्मीद और मोटिवेशन ये होना चाहिए ना, एक दिन पैसा ही पैसा होगा, साला खूब पैसा कमाऊंगा मैं, सब खरीद लेंगे, बंदे लोग भी खरीद लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो लड़ाई वड़ाई मत किया करो, मेरी बात मानो, मैं तुमको सही में आगे का, आज से ना 8 साल आगे का तजुर्बा दे रहा हूं। लड़ाई मत किया करो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। पैसा कमाने पे ध्यान दे बेटा, पैसा कमाने पे, अपनी औकात बना, पैसा कमाने पे ध्यान दे। पैसा तेरी जेब में रहेगा, तुझे कोई नहीं कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना पैसा कमाओ, इतना कि सरकार को भी फाइनेंस करो, लो फंड लो, इलेक्शन लड़ो, लो ज्यादा नहीं, 10 लाख रुपया ही दे दिया, ठीक है, 10 लाख रुपया उठा के दे दिया, लड़िए चुनाव लड़िए। और उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा फायदा, जीत गया तो फायदा, हार गया तो कोई नुकसान नहीं है, दोस्ती सबसे चल रही है अपनी। अब बुद्धिमान आदमी वही होता है। आपकी हसरत क्या है और आपकी इच्छा क्या है, दो शब्द हैं। हसरत क्या है और इच्छा नहीं, आवश्यकता। हसरत इच्छा एक ही हो गई। आपकी हसरत क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, इस बात का समझना बहुत जरूरी है। जो ये समझ गया मेरी इच्छा ये है लेकिन मेरी आवश्यकता कुछ और है। आपकी इच्छा हो सकती है इस समय मन करे कि बायो पढ़ लें, लेकिन आप समझिए आपकी इच्छा है ये, लेकिन एट द सेम टाइम जरूरी क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता क्या होती है कि नहीं अभी फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है मेरे लिए, तो आप अपनी आवश्यकता को पूरा करिए। हसरत कभी किसी से पूरी नहीं होती है। और एक चीज समझो, ये सब जो, अरे यार क्या लल्लू पंजू वाली चीज है, लड़ाई कर रहे हैं हम, ये समझ रहे हो कितना बड़ा, मतलब एक लगता है ना कि हम कूल बन रहे हैं। नो, वी आर नॉट बिकमिंग अ कूल पर्सन। सी फॉर कूल, सी फॉर केमिस्ट्री एंड सी फॉर क्यूट। समझ रहे हो मेरी बात को। एंड सी फॉर चॉइस, चॉइस आपकी है कि आप कूल बनना है या चॉइस इज योर। वैसे उसमें भी 3 कैटेगरी है, क्यूट, बहुत क्यूट, महा क्यूट, सी बी सी एम सी। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। अब कैटेगरी का नहीं नहीं, हर बार वही मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है, तो आप समझा करो आप कहां जाना चाहते हो, है ना। इन तीनों कैटेगरी में जाना चाहते हो या नहीं सर हम कूल बन के ही ठीक है, तो कूल लड़ाई झगड़े से नहीं बना जाता है। क्या करोगे, एक झापड़ तुम मारोगे, एक झापड़ तुम्हें मार देगा, सम्मान तो तुम्हारा गया। अगर तुम थोड़े बहुत भी स्वाभिमानी व्यक्ति हो ना भाई, तुमको अगर उंगली भी लगा दिया ना, तुम्हारा सम्मान गया। तुम्हारी, तुम दुनिया की नजर से मत देखो, तुम अपनी नजर से देखो, तुम अपनी नजर में गिर गए। काम ही मत ऐसा करो ना भाई, ये करने की जरूरत क्या है। अगर तुमको कोई एक भी, अगर तुम्हारा कॉलर भी पकड़ लिया, तुम्हारी इज्जत गई, ये मान लो। नहीं मान सकते मतलब मरे हुए हो अंदर से, मरे हुए को तो क्या जगाया जाए। इसलिए याद रखना, अपनी इज्जत अपने हाथ। एक वो बात और कहते थे हमारे बाबा, चले गए लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया बात सिखा गए। बाबू ये मुंह पान खियावे, ये मुंह पान नहीं, मतलब यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह मार भी खिलाता है। चॉइस इज योर्स कि मीठी जुबान मिली है, किसी को अच्छा बोलोगे या किसी को खराब बोलोगे। बहुत क्लियर लॉजिक है दोस्त, आपकी समस्या आपके सामने होती है। आपको लगता है कि नहीं एकदम हिट ऑफ द मूवमेंट में मैं लड़ लेता हूं, तू ये बता तेरा ये जोश रहना है 40 के बाद, नहीं रहना है। जो जो जीवन ही तेरा खत्म करेगा एक स्टेज के बाद, जीवन ही तुझे डिग्रेड करेगा उस फील्ड में, उसको लेके अभिमान क्या करना है यार, करके मिलने क्या वाला। लड़ाई झगड़ा छोड़ोगे, पैसे पे ध्यान दो कि पैसा किडनी 2-4 को कैसे बेचेंगे लोगों का। समझ रहे हो, खराब किडनी यार, अच्छी किडनी नहीं बेचना है। पता चले आगे, ओ गजब आज क्या मतलब वो इंतजाम हो गया, आ जाओ तुम आज मेरे इस्तेमाल के हो, है ना, निकालो भाई इसका किडनी बेचो 2.5 करोड़ रुपया में।
1 साल की गारंटी नहीं, ये सब नहीं करना है। एकदम प्रभावशाली व्यक्ति बनो, अच्छे व्यक्ति बनो, ऐसे व्यक्ति बनो जिसकी बात लोग सुनना चाहें और आप भी बोलने में आपको अच्छा लगे। और दूसरी चीज, जीवन में पैसा कमाओ बे, पैसा से औकात खरीदो। आज की डेट में औकात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, कितना अकाउंट बैलेंस में है, समझ रहे हो? सब औकात खरीद लोगे एक झटके में। घर में जब माँ बीमार रहती है, बाप बीमार रहता है ना, जीवन के पड़ाव पे याद रखना, कभी ना कभी जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और जिनके सामने तुम रोते थे, ये कहने के लिए बहुत छोटी बात है, हमको लगता है हम बड़े हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के इस जमाने में। आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं, आप समझिए मेरी बात को। आपको लगता है आप मानवता अगर अपने अंदर से निकाल दीजिए ना, तो आप इंसान नहीं है फिर। और उत्तर प्रदेश और बिहार या फिर झारखंड या फिर नॉर्थ की अगर मैं बात करूं खासकर, इसकी एक हमेशा पहचान रही है, संस्कार और संस्कृति जो रही है वो सर्वोपरि रही है। जीवन में हमारे सामने हमारे लोग हमको छोड़ के एक दिन चले जाएंगे, आज तक हमने उनको कभी गौरवान्वित करने का मौका नहीं दिया, प्राउड फील करने का मौका नहीं दिया। शायद हो सकता है हमारे पास लास्ट एकेडमिक ईयर कुछ साल बस बचे हो, जहां पे एक बार उनको भी प्राउड फील करने का मन करता है। हर एक माँ को अपनी कोख पे, मतलब कहा जाता है ना कि गर्व करने का मौका एक बार जीवन के अंदर जरूर मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए कि मेरा लाडला बेटा या मेरी लाडली बेटी, वो कहने का, वो चार समाज तुम्हारे नाम से उनको सम्मान दे। और चार समाज आज का तुम्हें तब सम्मान देगा तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। बहुत क्लियर बात है दोस्त। हो सकता है कभी तुम्हें केयर की जरूरत थी, उन्होंने भरपूर केयर की यार तुम्हारी। तुम सोचो तुम्हारे सामने वो आंखों के सामने बूढ़े होंगे और तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हें छोड़ के अलविदा कह जाएंगे, लेकिन अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे जैसा बोझ इस पृथ्वी पे क्या हुआ, मतलब पैदा होके क्या मतलब है यार। जो अपने माँ बाप को सम्मान ना दिला पाए अपनी वजह से, जिसका अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व सोचो ना किसकी वजह से है। तुमको माँ बाप को छोड़ के बाकी दुनिया सब प्राइमरी लगती है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। माँ बाप सर्वोपरि, बाकी दुनिया सेकेंडरी, याद रखना। तुम्हारे लिए सबसे पहले अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो तुम्हारे माँ बाप की वजह से है, पहले उनका सम्मान बनता है। क्योंकि अगर इतना सा भी तुमको, अगर 1 डिग्री भी तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा ना दोस्त, तो तुम्हारे माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान होंगे, बाकी किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है, ट्राई मार के देख लेना। मैं तुमको ये कड़वा सच बता रहा हूं, और इसको जितनी जल्दी समझ जाओ, क्योंकि समझना सबको है, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। अब आज समझ जाओगे तो अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमेशा से जाने जाओगे कि नहीं यार उस आदमी का व्यक्तित्व ही बड़ा अलग था। और मैं तुमको बता रहा हूं, जीना है तो बाप के सपने के लिए जीना है, माँ के सपने के लिए जीना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। समझ रहे हो? औकात बनानी है, बाप की औकात बनानी है, बस खुश। अबे इससे बड़ा सुख क्या होगा? सुख क्या होगा जिनसे तुम जन्मे वो तुमसे। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये दुनिया जब जब तुम्हारी तारीफ करेगी उसका कुछ ना कुछ पीछे मतलब छुपा होगा। तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारी तारीफ करेंगे ना, वो मूवमेंट सबके जीवन में नहीं आ पाता है। एक बड़ी छोटी सी बात, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, पता है? अगर तुम कहोगे सर आपको ये इंस्पिरेशन कहां से मिला, सही बता रहे हैं। मेरे दादाजी और मेरी जो दादी है ना, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं भोजपुरी में, सात घर दुश्मन रहे उन्हों के हमारे जैसन लड़का मिले। ये भोजपुरी की बात है। आप लोग गांव से आते हैं, आप लोग सब लोग, मैं मानता हूं आप लोगों को कि आप लोग बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े शहर से नहीं आते हैं, आप लोग गांव से आते हैं। आप लोग माँ बाप, आप लोग पड़ोस, इन सब चीजों का मतलब, समाज का मतलब समझते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि मेरा अगर 7 घर दुश्मन भी रहे ना, मतलब 7 पुश्तों से अगर मेरी दुश्मनी चली आ रही हो, तो उसको भी कम से कम औलाद दे तो मेरी तरह दे। और 4 समाज में खड़ा होकर जिस दिन आपके माँ बाप आपके बारे में ऐसी बातें करेंगे ना, उस दिन आप सबसे बड़े सम्मान के हकदारी हैं। अब सोचो इस बात का प्रभाव मेरे ऊपर कैसे पड़ा। मुझे कोई नहीं सिखाने वाला था, ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, ना कोई वो। बहुत लंबे समय तक कल्चर में, मैं गांव के कल्चर में रहा, 10th तक रहा मैं, उसके बाद नहीं रहा हूं मैं। लेकिन वो छोटी छोटी बातों ने मेरी परवरिश की, और आज वही बातें मुझे याद आती हैं। आज 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 पता है क्या होता है, कई दफा ऐसा होता है कि मैं अपने पिताजी से कहता हूं, मैंने कहा पता नहीं अगली जनरेशन मेरी तरह अच्छी हो नहीं हो, आपकी तो किस्मत अच्छी थी, मैं अच्छा निकल गया। तो वो पता है क्या कहते हैं, वो एक बात से हमको दिलासा देते हैं, हमने भी यही सोचा था, लेकिन हमने कभी वहां गलत नहीं किया, तो हमारे साथ ईश्वर ने कभी गलत नहीं किया। आपके ईश्वर का आस्था कहीं कहीं अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सबका अपने अपना मानने की बात है, ठीक है? तो आप मानिए, बिल्कुल मानिए, लेकिन यकीन मानिए, कर्मा इज अ बिच एंड कर्मा इज अ ब्लिस। कर्म ही आनंद है और कर्म ही साला कुत्ता, याद रखना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। अच्छे व्यक्तित्व बनो, ऐसी बातें करो कि लोग सुनना चाहें आपको। आज आप बताइए, मिरर के सामने खड़े होकर 5 मिनट आप अपने आप को बोल के सुन सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके विचार और आपकी भाषा के दोनों के बीच में जो संतुलन बैठना चाहिए वो नहीं बैठता है। और जिस दिन, मैं तुमको एक बात बता रहा हूं दोस्त, जिस दिन तुमने इस दोनों के समीकरण के बीच में ना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया, तुमको कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा। जीवन के जिस फेज में रहो उस फेज में बस तारीफ तुम्हें मिलनी चाहिए। तारीफ से बड़ा मोटिवेशन बताओ किसके लिए क्या होता है? बताओ तारीफ से बड़ा मोटिवेशन किसके लिए क्या हो सकता है? मैं तुम्हारी भरी क्लास के अंदर किसी एक बच्चे की तारीफ करूं ना, वो अगली बार से कोशिश करेगा उस तारीफ को मेंटेन करने की, चाहे वो कितना डफर बच्चा हो।
सम्मान 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 सबको नहीं मिलता है, सम्मान कमाया जाता है, और सम्मान तब कमाया जाता है जब आप किसी का सम्मान करते हैं, तो आपका सम्मान ऑब्वियस है वो करेगा। सम्मान देना सीखिए, अच्छे व्यक्तित्व बनिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनिए। कभी भी ऐसे इंसान मत बनिए ना जिससे लोग कटना चाहे यार, नहीं मतलब ऐसे व्यक्तित्व बनिए चार समझ में, अरे यार ये आदमी आ रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सिखा के जाएगा। देखो तुम्हारे पास दोनों रास्ते हैं, तुमको बनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल फैमिली के प्रेशर में बनना पड़ेगा, बेटर है अपने माँ बाप को भी तो खुश करो यार, एक समय बाद चले जाएंगे वो तुम्हारे पास से, तुम्हारी आंखों के सामने से, ये बात याद रखना। इमोशंस का भार हमेशा जिंदा रखना, और जिंदा रखोगे तो तुम हमेशा अच्छे व्यक्ति रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि फिर तुमको रोड पे जाता हुआ जो इंसान रहेगा, अगर टक्कर लगेगी ना, तुम्हारा मन करेगा हम उतरे, पहले पहले हम उसको उठाएं। मैं तुमको फेक बातें नहीं कर रहा हूं दोस्त, फेक बातें नहीं। हम तो, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जब तक हमारा बाप जिंदा रहेगा तब तक एकदम नाम ऊपर होना चाहिए, चाहे उसके लिए मरना पड़े, मिटना पड़े, कटना पड़े, जो करना पड़े होगा, मंजूर है। बाप का नाम सर्वोपरि, बाकी दुनिया सेकेंडरी। हम एकदम क्लियर कट। आज तुम पूछोगे भी, हमारे मम्मी जाके पूछोगे कि वो सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, आपकी औलाद जो है एक ही, किसको मानते हैं, तो सब लोग कहेंगे अपने बाप को ज्यादा मानता है वो। नो डाउट मेरी माँ मुझसे बहुत, इनफैक्ट मेरे बाप से ज्यादा प्यार करती होंगी, करती हैं। लेकिन पता है क्या है, एक होता है ना कि बाप यार होता है, जीवन का सम्मान है यार बाप, जब तक जिंदा है ना, ठीक है माँ भी है, मम्मी को मैं कहता हूँ हमेशा कहता हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव मैं लग सकता हूँ, हो सकता है कि आपके मेरी मेंटेलिटी आपको कंजर्वेटिव लगे, ट्रस्ट मी दोस्त, मैं तुमको इसलिए ये सिखा रहा हूं ताकि तुम ना कुल मिला जुला के माँ बाप की वैल्यू क्या है, सर्वोपरि, सेकेंडरी मत समझो उन्हें। मैं कहता हूँ मम्मी एक मेरे घर की इज्जत है और मेरे घर के बाहर इज्जत है, घर के बाहर इज्जत मेरे पिताजी हैं और घर के चौखट की इज्जत आप है। अब बेहतर है उस काम को सवारिए तो बेहतर रहेगा, बाहर देखने के लिए ना हम और पापा भी खड़े हैं। अब पापा को मैं यही बोलता हूँ, चार समाज में आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका नाम कभी हंसाया नहीं जाएगा, जब भी आपको याद किया जाएगा आपकी नाक 10 किलोमीटर लंबी ही करूंगा मैं। बहुत प्राउड होता है, बहुत अच्छा लगता है, बनो बे ऐसा। अबे इसके अलावा क्या चाहिए, क्या हैप्पीनेस चाहिए यार, कोई हैप्पीनेस नहीं चाहिए, सब मिल जाता है, पैसा वैसा सब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत में ईमानदारी रखना, मेहनत में ईमानदारी रखना, छल कपट मत रखना अपने काम में, कभी गद्दारी मत रखना। गद्दारी नहीं रखोगे, मैं तुमको बता रहा हूं, जीवन में पैसा रुपया सब मिलता रहता है, आता जाता रहता है, ठीक है, आएगा तुम्हारे पास चल के, तुम्हारी किस्मत में है ना, तुम्हारे पेट में जो दाना जाना लिखा हुआ है ना, तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती है दोस्त, कोई नहीं छीन सकती है। लेकिन याद रखना, माँ बाप जीवन में हमेशा नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, लिख के रख लो। समझ रहे हो मेरी बात को? सम्मान करना सीखो। और उत्तर प्रदेश बिहार की धरती पे, ऐसी पावन धरती पे तुम लोग पैदा होते हो यार, ऐसी पुनीत धरती पे पैदा होते हो जहां पे केवल और केवल सम्मान और प्रणाम चलता है। हम दिल्ली और मुंबई के कल्चर को हम भी नहीं एक्सेप्ट करते। बाहर के लोग गाली देते हैं, नो डाउट, शब्द आपको भी पता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको भी पता है, बेहतर पता है मुझसे। लेकिन वो ये एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं, कल्चर कहीं जिंदा है तो वहीं जिंदा है, संस्कार कहीं जिंदा है तो वहीं जिंदा है, संस्कृति कहीं जिंदा है वहीं जिंदा है, समर्पण कहीं जिंदा है तो वहीं जिंदा है, त्याग कहीं जिंदा है तो वहीं जिंदा है। समझ रहे हो? मेहनत कहीं जिंदा है, कहीं पे भी बात की जाएगी, जब जब बात की जाएगी। आप भले ही 10 गाली दे दीजिए, लेकिन आप मेहनत की बात करेंगे तो बिहार वहां पे सामने खड़ा होगा, उत्तर प्रदेश वहां खड़ा होगा, कोई बड़ा भाई बन के तो कोई छोटा भाई बन के, कोई माँ बन के तो कोई मौसी बन के खड़ा होगा, माँ जैसी मौसी हमेशा होगा। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत क्लियर नोट पे एक बात बोल रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश बिहार के हैं, वी आर कंप्लीटली बायस्ड। यस, हम बायस्ड हैं, हम पक्षपात कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, हम संस्कार का पक्षपात कर रहे हैं, हम संस्कृति का कर रहे हैं। अब बोलो, हम अपने माँ बाप के सम्मान का कर रहे हैं, बताओ क्या गलत है? तुम कर पाओगे? है हिम्मत तुम में? जब भी कोई बोले ना तो कहना ये बात उससे, हम तो कहां से आते हैं आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, हम संस्कार की धरती से आते हैं, हम संस्कृति की धरती से आते हैं, हम समर्पण की धरती से आते हैं, हम त्याग की धरती से आते हैं, मानवता की धरती से आते हैं, हम भावना की धरती से आते हैं, यहाँ भावना लेके चलते हैं, ठीक है? यही सब पे तो हमारा राज है ही। आप उठा के देख लीजिए, जूता सिलने वाला भी बड़े स्टेट के अंदर आप देख लीजिए, वो भी आपको उत्तर प्रदेश बिहार का ही इंसान मिलेगा, और अच्छे लेवल पे बैठा हुआ आदमी भी उत्तर प्रदेश बिहार, चॉइस इज योर्स, मजदूर या राजा, हम तो यही जानते हैं। यूपीएससी एक ऐसी नाली है जिसमें हर बार ऐसा कोई पैदा होने वाला बच्चा नहीं होता है बिहार के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, दो दो चीजें एकदम कॉमन होती है, नेतागिरी और यूपीएससी, एक बार जरूर ख्याल आता है। एक ऐसी बहती हुई नाली है जिसमें हर इंसान एक बार हाथ डुबोना चाहता है। पूछिए बी सर से, इन्हीं के, आइए आइए सर, बिल्कुल आइए सर, सम्मान। और बी सर, अब देखो यार, बी सर से मैं इनके बारे में, मैं इनके मुंह पे तो क्या क्या ही बोला जाए,
बट नहीं, ट्रूली अगर आप लोगों को सीखना है, मैं कह सकता हूं, मैं बहुत कुछ सीखता हूं इनसे, ऑन कैमरा एकदम सबके सामने मैं कन्फेस कर रहा हूं कि किसी चीज को डील करना शायद जितना बेहतर इनको आता है उतना मेरे को कभी नहीं आता है। आप इनके मुंह पे कभी गुस्सा देख ही नहीं सकते हैं, और गुस्सा अगर देखेंगे भी, आज ही भाई शिकार हो गया था। गुस्सा गुस्सा मतलब एक होता है प्रोडक्टिव गुस्सा, एक होता है अनप्रोडक्टिव। हम में से सब में, इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं, अनप्रोडक्टिव गुस्सा मैं बहुत बार कर जाता हूं, लेकिन प्रोडक्टिव गुस्सा जो होता है ना, बुद्धिमान आदमी ही कर सकता है। नहीं, बुद्धिमान की तो बात ठीक है, बट एनीवे, हाँ, मूवी देखने नहीं जाएंगे सर? आप ही तो कल गाना गा रहे थे, चलती है क्या 9 से 12 गाना गा रहे थे, मैंने बोला तो एनीवे ठीक है, चलिए सर, और कुछ कहना है? लेकिन आप टिकट कैंसिल करवा दिए सर, आप भी तो बोले थे ले चलेंगे मूवी दिखाने, 9 से 12 बोले नहीं थे, वो स्त्री है चलो एनीवे, मतलब मेन बात मैं तुमको बता रहा हूं, तो ये चीज है, अपनी उस ताकत को ताकत बनाओ ना, अपनी उस संस्कृति को संस्कृति बनाओ ना बे, मजबूत करो। तुम युवा हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? सब यही सोच के बैठ जाए कि हम नहीं। अबे जिस फेज में हो तुम कहो, प्राउडली कहो, पता है क्या, जीवन में अच्छा कर्म करो, और कर्म करने के बाद कहो ये हम बिहार से हैं, और बोलो मैं बिहार से नहीं हूं, हम बिहार से हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बात कहो और दिखाओ। आप में से यहां से बैठे हुए अगर मान लो 50 लोग भी निकल गए ना यार, तुम कम्युनिटी की डेफिनेशन बदल दोगे। 50 लोग ढंग की जगह पे बैठ के ना, अच्छा कर्म करके, क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम अच्छा करोगे ही करोगे, करने के बाद कहना हम बिहार से हैं, 50 लोग बोलेंगे ना, कम्युनिटी की नजर चेंज होगी यार। यू पीपल आर यूथ, क्रांतिकारी युवा हो बे, आग लगाओ अभी तो। झुक के चलना है, 40 के बाद चलना है, 40 के पहले तो जहां रहेंगे वहां आग लगाएंगे। अब आग लगाने का दो सेंस होता है, वायलेंस के सेंस में, या फिर अपने काम के दम पे, अपनी ईमानदारी के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी प्रतिभा के दम पे सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है, हम वर्षों से सिद्ध करते आए हैं, हमारी वही विरासत है, हमारा खून वही है, हमारे खून में मेहनत है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम पता है कपड़ा धोने के बाद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कपड़ा धोने के बाद लोगों को नींद आती होगी, शायद उनके घरों में एसी है, लेकिन हम कूलर के अंदर रहने वाले लोग कपड़ा धुलने के बाद भी हिम्मत जुटाते हैं और पढ़ते हैं। फिर पंखे के अंदर यार, 4x4 की दीवारों के अंदर हमने न जाने कितने नए तस्वीर, कहा जाता है नए भविष्य का निर्माण किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ वही बता रहा हूं, संघर्ष। संघर्ष तो हम विरासत में लेके आते हैं, विरासत है हमारी संघर्ष। किसी के पास विरासत कोई प्रॉपर्टी होती होगी, किसी के पास धन होता होगा, पैसा, हम क्या लेके आते हैं? संघर्ष, मेहनत। हम हो सकता है कि हमसे बेहतर किसी को कुछ आता हो सकता है हमसे बेहतर किसी के अंदर कला हो सकता है हमसे बेहतर किसी के अंदर प्रतिभा हो, लेकिन वो जो संघर्ष, जो विरासत में हमको खून में मिला है ना, वो नहीं हो सकता सबके अंदर, इसीलिए हम बहुत मेहनती हैं। ये बात लाओ अपने अंदर। कहाँ तुम लोग यार लड़ाई झगड़ा, कहाँ मतलब इस सब है, कुछ ना रखा है दोस्त, कुछ ना रखा है। जो बात 8 साल बाद जाके रियलाइज होगी, उसको पहले रियलाइज कर लो। आज ही से अच्छे बनो यार, और दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, अच्छे बनो और अच्छे हो आप समझो, आपने भावना का, आपने सम्मान का, आपने संस्कृति का आदर किया है, उनका दिल खोल के स्वागत किया है, तो आज उनको क्यों नकार के भेज रहे हैं आप क्यों भेज रहे हैं? अपने ही जीवन से क्यों भेज रहे हैं? आप अगर भेजेंगे तो फिर बताइए कौन बचाएगा उसका अस्तित्व? मैं अगर आपको आके नहीं बोलूंगा, एज अ टीचर मैं ये बात बोल ही नहीं रहा हूं, एज अ बड़ा भाई मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं कि भैया देखो, अगर आप नहीं बचाओगे, हम नहीं बचाएंगे, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बताओ? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? सर हम ही जिम्मेदारी ले रखे। अरे यार क्या बात करते हो यार तुम लोग, या तो तुम बहुत छोटी मानसिकता के लोग हो, या तुमको कभी ऊंचा उड़ने का तुमने ख्वाब ही नहीं देखा। तुम्हारी रीच वहीं तक पहुंचेगी जिसको तुम अपना मानोगे। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि नहीं यूपी मेरा अपना अच्छा है, बिहार मेरा अपना अच्छा, नहीं, मैं सबको अच्छा कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मुझसे सीखो, ये चीज अच्छी चीज है, ये तो हमारी भी खूबी है ना। 10 कमियां आप बताते हैं, हम आपको 10 खूबियां बताते हैं। आप हमारी 10 खूबियां क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि आपको कमियां देखने की आदत लगी पड़ी है, और कमियों का शिकार मत बनिए, अब मत बनने दीजिए। मैं बता रहा हूं, आगे आपका भी जीवन है दोस्त, मर नहीं जाओगे कोई, बहुत क्लियर बात है। जलना है, नीचे दफन भी होना है, एक समय बाद दफन होना है। तो जब तक है हम जिंदा, जिंदा नजर आना तो जरूरी है भाई।
एक बहुत अच्छी लाइन है, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? उसूल क्या होते हैं? ये मेरे जीवन के फिक्स उसूल है। माँ बाप सर्वोपरि, बाकी दुनिया सेकेंडरी, पहली चीज। मानवता सर्वोपरि, बाकी दुनिया सेकेंडरी। समझ रहे हो? और याद रखना यार, ईश्वर से या जहां तुम्हारी आस्था हो, बस हमेशा एक ही प्रार्थना करना, प्रभु जब भी हाथ रहे ना ऐसे रहे देने के लिए, हमेशा इस लायक बनाना, ऐसे ना हो। ऐसे अगर नौबत आए ना तो आपके सामने ही आए, बस ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। दुनिया मजा बहुत लेगी बेटा, बहुत मजा लेगी। समझ रहे हो? सम्मान करो माँ बाप का। अरे आपने, आपको पता है आपने क्रांतिकारी युवा को जन्म दिया, उनको फील कराओ कि क्रांतिकारी युवा हूं। अरे आप देखिएगा मैं बदल के रख दूंगा। बदलोगे नहीं बदलोगे बात की बात है, सोच तो रखो पहले में। तुम नहीं बदलोगे, तुम किसी और को इंस्पायर करोगे। आई बिलीव यू पीपल आर नॉट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई बिलीव that you will spark in such a way in a community that they are going to change the world. मैं अकेले दुनिया में आग नहीं लगा सकता, बट यस मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर वो चिंगारी जरूर फेंक सकता हूं जो कल की डेट में हो सकता है दुनिया में आग जरूर लगा दे। हम सबको एक साथ वो करना पड़ेगा, एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे रीजन के लिए, एक अच्छे सम्मान के लिए। उसमें कुछ गलत नहीं है। दुनिया जब देखेगी आपको अच्छा कहेगी, जब देखेगी तब आपको सम्मान भरी निगाहों से देखेगी। मेहनत कीजिए, क्रांतिकारी युवा बनिए। आपके पास इन्नेट पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आप जीव पैदा कर दो अभी बे, अपने जैसा एक को खड़ा कर लो तुम बगल में, मौका मिल जाए तुमको तो। समझ रहे हो कितना पोटेंशियल है? जीवन, तुम किसी और को जीवन दे सकते हो, अपने जीवन में तुम क्या कर सकते हो तुमको खुद को अंदाजा नहीं है। एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जाके वही एक वो जो होता है ना, वो एक को फ्यूज करता है और फिर बनाता है ओवम, और फिर बाद में होता है इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर। निकले कितने थे? 200 से 300। गया कितना? एगो। इक्के को बहुत काफी था। अभी तुमको पता ही नहीं, अंदर घुसो अपने। जब आपको बाहर बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कुछ नहीं, अंदर जाओ अपने। कहा जाता है, ये बात बहुत अच्छे फिलोसफर ने कही कि जब आप बाहर बहुत कुछ नहीं कर सकते तो आप भीतर जाइए। भीतर आपको पता ही नहीं कितना भंडार है। दिक्कत यह है कि आप अपने लिए सोचने के लिए एक भी मिनट ही नहीं निकालते हो, आप अपने आप को समय ही नहीं देते हो। यू पीपल आर जस्ट एंगेज विथ जो दुनिया ने हमें पकड़ा दिया वो हम लेके चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम बुक्स लेके 2 घंटा पढ़ लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, बायो पढ़ लेंगे, लेकिन हम कभी भी अपने अंतर्मन से अपने पोटेंशियल के बारे में खुद से सवाल नहीं करने चाहेंगे। अपने पोटेंशियल को सही दिशा नहीं। आप लोगों में से कितने लोग बताइए मुझे, आपके अंदर इननेट पोटेंशियल है? सर कैसे हम मान ले? क्योंकि आप इस बात से मानिए, आज तक आप लोगों ने अपने पोटेंशियल के बारे में कितनी बार सोचा, और सोचा तो कितनी बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, और एग्जीक्यूट करने की कोशिश की कितनी बार प्लान बना, और कितनी बार प्लान बनाने के पीछे कितनी बार सिस्टम क्रिएट किया? जस्ट टेल मी वन। एक भी बार नहीं किया है भाई, एक भी बार नहीं। तूने टाइम टेबल बनाया तो सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन जीरो किया। जो तू कंफर्ट जोन जीरो करेगा, तू कहां से टाइम टेबल को फॉलो कर पाएगा? पहले तेरे को कंफर्ट जोन में रहना इंपॉर्टेंट है, समझ इस बात को। मैं आज से ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, क्यों नहीं करेगा भाई? करेगा, टाइम से करेगा। मन को प्रतिबद्ध कर कि अगर समय फिक्स है तो फिक्स है। तुम अपने समय की कीमत की अगर नहीं लगा पाए ना, याद रखना, तुम अपने समय को अगर सम्मान नहीं दे पाए, तुम्हारा समय तुमको कभी सम्मान नहीं दिलवाएगा। तुम्हें अपने समय की कीमत खुद निर्धारित करनी पड़ेगी, तुम्हारा 1 मिनट कितना कितना कीमती है, और वही दुनिया तुमको वैल्यू देगी। याद रख लेना। मेरा फोन है, बड़ी छोटी सी बात है, मेरा फोन मेरे लिए हो सकता है 40,000 रुपए का हो, लेकिन आपके लिए कितने का हो सकता है? कितने का हो सकता है? सर अभी करंट प्राइस कितनी चल रही है? करंट प्राइस मैं बोलूं 30,000 रुपए चल रही है, आपके लिए 30,000 का है। हो सकता है मेरे इसके अंदर जो पड़ा डेटा है ना, मेरे लिए करोड़ों का हो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। वैल्यू इंसान खुद डिसाइड करता है। आज मुझे कोई 40,000 रुपए दे, मैं नहीं दे सकता उसे फोन। 50 दे, नहीं दे सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू डिसाइड कर रखी है। वैल्यू आप खुद डिसाइड करोगे। आप अपना फोन जितना सम्मान से उठाओगे, अगला भी उतना ही सम्मान से उठाएगा। ठीक उसी तरीके से अपने माँ बाप को जब आप इज्जत देना शुरू करोगे, तब समाज आपके माँ बाप को इज्जत देगा। एडमायर मतलब कि आप समझिए एक बात को, एडमायर करिए माँ बाप को। बाकी दुनिया को क्रिटिसाइज करने के लिए बाकी दुनिया है, आप उसको करिए, वो आपको करेगी, लेकिन एडमायर करना है अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप के सिद्धांतों को। माँ बाप सर्वोपरि, बाकी दुनिया सेकेंडरी। एक लाइन माँ बाप के नाम पे नहीं। वो है, अरे हम है तो सम्मान है उनका, हम है तो अभिमान है उनका, हम है तो समर्पण है, हम है तो त्याग है। देखना है मेरे माँ बाप की मेहनत ना, तो हमको देखो। अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व बनिए और बोलिए, बोले तुमको मेरे माँ बाप की मेहनत देखनी है, हमको देखो ना। हमें जितने गुण नजर आ रहे हैं ना, वो सब उनकी परवरिश है। तो गलती से भी उधर तो वो मत कर लेना। अपनी हैसियत ऐसा बनाओ और वहां खड़े होके ये बोलो फिर, ये सब उनका दिया हुआ है। जब दुनिया तुमको भगवान मानना शुरू करे ना, या भगवान जैसा मानना शुरू करे ना, या आदर देना शुरू करे, उस वक्त ये कहना
ये सब मेरे भगवान का दिया हुआ है, मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। सोचना तुम नहीं सोच सकते यार। हर दुनिया में कोई भी तुम्हारी तारीफ करेगा ना तो उसके पीछे एक स्वार्थ होगा। एक माँ बाप है जिनका स्वार्थ नहीं होगा, बहुत होगा स्वार्थ। तो ये होगा कि बुढ़ापे में जब हम अचलस्त हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, कभी घुटना नहीं काम करेगा, कभी दिमाग नहीं काम करेगा, कभी हमको कोई दर्द होगा या कभी हमारी तबीयत खराब होगी, तो एगो हम पीछे है हमारे, जिसके अंदर मानवता हमने छोड़ी है, जिसके अंदर इंसानियत हमने छोड़ी है, जिसके अंदर बुद्धि हमने छोड़ी है, जिसके अंदर अच्छे विचार का प्रभाव किया है, वो हमको लेके जाएगा। चाहे जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, हमसे हमसे वो जुदा नहीं हो सकता, हमसे वो प्यार करेगा, ले जाएगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर के सामने, अपने अंतिम क्षण तक हमारी सेवा नहीं करेगा। जब हम मजबूर होंगे, समझना दो बातें होती हैं, कई लोगों के मन में ही बैठ जाता है कि एंड में तो उनको मेरी जरूरत है ही। भाई मेरे, उनको सेवा नहीं करवानी है, किसी को अपना जीवन जीना है यार। तुम्हारे सहारे वो जीना चाहता है, उसमें क्या गलती है? अगर समय क्या तुमको कभी कमजोर नहीं बनाएगा? क्या तुम पैदा हुए थे तो समय के अनुसार ताकतवर ही पैदा हुए थे? तुम भी रोते थे कि नहीं रोते थे? उस समय सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ता था? जो भी औकात रही होगी बेचारों की ना, कोशिश की होगी, और आज भी जो औकात है ना, कर रहे होंगे। उनकी मजबूरियां तब तुम समझ पाओगे ना जब उनके स्थिति में जाओगे। आप हो सकता है 500 रुपया कोई मांगता हो और ना मिलता हो तो उसको लगता हो कि 500 रुपया तो नहीं दिया हमको। समझना यार, अगर 40,000 रुपया अगर उनके जेब में आता होगा या 50,000 रुपया आता होगा, 10 गो खर्चा होगा, फिक्स होगा सब कुछ। और उस बाप के बारे में क्या सोचता है यार? तेरी तबियत खराब होगी तो एक बात बता, वो क्या करेंगे बेचारे? वो तुमको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप जो है वो तुमको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, चीख पड़ेंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको बस इतना चाहिए ना यार, उनको कभी तुम्हें डॉक्टर बनाना ऐसा कभी उन्होंने ख्वाब पाला ही नहीं है। वो कह जरूर रहे हैं नहीं पाला है, मानो मेरी बात, अंदर झांक के देखना। वो बस ये चाहते हैं खड़ा हो जाए, अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। यार जिसको अपनी शरीर से किसी ने जन्म दिया हो, उसे क्या लोभ तो रखेगा यार? ये मुझे बताओ, क्या तो लोभ रखेगा? कुछ नहीं हो सकता, समझो। बस इतनी सी ये भावना की इतनी ही बात है। समझ आ गई तो बहुत सम्मान है, नहीं समझ आया तो ठीक है यार। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, मैं भी बहुत छोटे से परिवार से उठ के आता हूं, ऐसा नहीं है, बहुत छोटे से परिवार से मैं भी उठ के आया हूं। मैंने सिर्फ यही देखा है यार कि माँ बाप जो होते हैं वही होते हैं सब कुछ, बाकी तो दुनिया ठीक है, चलती रहती है। हमको याद है यार कि हम कोटा में थे, ईयर था 2013, मेरी पहली बार तबियत खराब हुई, बहुत तेज बुखार आया, कोई पट्टी करने वाला नहीं था जब जब मेरी तबियत खराब होती थी। उससे पहले मैं तुमको बता रहा हूं, फाइनेंशियल क्रंचेस थे, बट मम्मी दिन भर बैठी रहती थी बगल में, दिन भर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। 2 दिन पता है, मैं छोटा था, मेरे ऊपर मधुमक्खी का छत्ता पूरा गिर गया था, बड़ी वाली, किसी ने मार दिया। वो मैं आ रहा था उधर स्कूल में, पता है 15 अगस्त था अगले दिन, 14 अगस्त को मुझे याद है मारा था। अब मैं पता है कितने में रहा होगा, 3rd 4th में। भाई मेरी मां लगी पागल उगल हो जाएगी। वो इमोशन आज तक मैं कैरी करता हूं, वो इमोशन। 2 दिन तक कॉन्टिन्यूअस मेरे बगल में बैठ के, मतलब 2 दिन तो मेरे जीवन के कहां है मुझे पता ही नहीं है। 2 ही बार ऐसा हुआ, एक बार कॉलेज में किसी और कांड की वजह से 2 दिन कहां गए थे वो नहीं पता चला था, और एक बार जीवन में वहां पे हुआ था, वहां सही कॉच की वजह से हुआ था, कॉलेज में गलत कॉच की वजह से हुआ था। ये भी मैं बोल देता हूँ, दोस्तों की वजह से हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या, 4 दिन का हिसाब ही नहीं है मेरे जीवन में, कहां है वो? लेकिन एक हिसाब में मैंने एक चीज पाई, वो भावना, वो ममता मेरे बगल में बैठी रही, और तब तक बैठी रही जब तक कि टेम्परेचर यहां से डाउन नहीं हो गया। उस भावना का कैसे ना सम्मान करूं यार? नहीं सम्मान करूं तो मैं इंसान नहीं हूं, पहली चीज। आप लोग भी कीजिए, सब कीजिए, और इनफैक्ट कोशिश कीजिए, आप समाज में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिए, बिल्कुल करिए। समटाइम किसी की कुछ अच्छी यादें ही आपके साथ रह जाती हैं। सब कुछ तो रहना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। अच्छी यादें, अच्छे मैसेज, अच्छे संदेश, अच्छे विचार और अच्छे व्यक्तित्व के साथ अपने जीवन को प्रभावशाली बनाइए। जहां बात करिए वहां 4 समाज में ये लगे कि सम्मान देने लायक आदमी है यार, सम्मान दो इसको। वो आप खुद क्रिएट करेंगे, मैंने बोला ना, वैल्यू आप खुद डिसाइड करेंगे। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, ड्रैगोस रूल लिखिए। ड्रैगोस रूल, he studied few molecule, he studied few molecule, he studied few molecule, ड्रैगो रूल हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे he studied few molecule, he studied few molecule, he studied few molecule, ब्रैकेट में लिख लोगे, like pH3 and H2S,
PS3 and H2S. He studied few molecule and like PS3 and H2S, he studied few molecule and found that like PS3 and H2S, and found that central atom found that central atom is almost unhybridized, almost को वर्ड को मार्क कर देना, almost unhybridized or show negligible hybridization or show negligible hybridization, ठीक है, और शो नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है या तो ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज है या फिर थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइज है, तो वो कैसा है, नेग्लेक्सिबल है, क्योंकि केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कभी कुछ नहीं होता। तो PH3 और H2S में दो मॉलिक्यूल, फास्फोरस और सल्फर सेंट्रल एटम इसका है और फास्फोरस सेंट्रल एटम इसका है। तो इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल की स्टडी की और उनके अंदर पाया इनके अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है, एकदम ना के बराबर हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल जो आपसे हमेशा पूछा जाएगा वो ये दोनों पूछे जाएंगे, लेकिन अब इनका रीजन बताता हूं। तो लिखो थ्योरेटिकल साइंस पॉइंट, हेडिंग है ये, हेडिंग लगाओगे पहले ब्लैक पेन से, थ्योरेटिकल साइंस बिहाइंड ड्रैगो रूल, टॉपिक में सब यूनिट लगाएंगे, सब टॉपिक उसी कलर से लिखेंगे नीचे जस्ट। द मेन रीजन आर कि क्यों ऐसा हो रहा है। द मेन रीजन आर पहला रीजन, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज वेरी लार्ज। पहला रीजन, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज वेरी लार्ज। Size of central atom is very large. Electronegativity of surrounding atom is very low. Electronegativity of surrounding atom is very low. अच्छा, अकॉर्डिंग टू बेंट लोन पेयर कहां रहना चाहता है, कौन से ऑर्बिटल के अंदर, एस रिच के अंदर या फिर पी रिच के अंदर। तो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन, क्या लिखोगे, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। कहां प्रेजेंट होता है बोलो जल्दी, एस रिच ऑर्बिटल। ये तीन रीजन दिए थे किसने, ड्रैगो ने, ठीक है। पहली चीज, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज वेरी लार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज वेरी लो, एंड लोन पेयर इज प्रेजेंट इन, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट इन, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। एक एक बात को समझाएं, थोड़ा सा गहराई से समझाएं। दोस्त देखो जरा गौर से, फास्फोरस की हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले यहां पे समझो जरा गौर से मैं क्या कहना चाहता हूं। फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। कंफ्यूग्रेशन देखना, छोड़ दो पेन कॉपी, सारे लोग पेन कॉपी छोड़ दीजिए प्लीज, हैव पेशेंस, पीछे लिखा हुआ है सब कुछ, इधर पेन कॉपी देखिए, सुनिए। फास्फोरस का कंफ्यूग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अरे हाँ ना बोलो भाई, अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को लेना देना किससे है, बाहर वाले शेल से। अरे हाँ ना बोलो भाई, ताली बजाओ तो एक बारी जोर से बजाना है सबको। नींद भाग गई, हर 5-10 मिनट पर ताली बजा लिया करो, लेकिन नींद भगा लिया करो, ठीक है। सुनना ढंग से, मैंने क्या बोला, फास्फोरस का सबसे बाहरी शेल कौन सा है, 3s2 3p3। अंदर वाला शेल गया भाड़ में। अब जरा गौर से यहां पे सुनना, 3s का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बताना जरा दोस्त, 2। अब p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताना, 3। अरे हाँ ना बोलो, 1 2 3, पक्की बात है। अब तुम जरा गौर से सोचो, इसका नाम क्या है s, इसका नाम क्या है p, इसका नाम क्या है p, इसका नाम क्या है p, px py pz। अरे बोलो ना भाई,
मान लो अगर मान लो px ने हाइड्रोजन के साथ मिलके एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, py ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, pz ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इनकी अपनी मिक्सिंग नहीं हुई। अरे हाँ ना बोलो भाई, अपनी मिक्सिंग नहीं हुई। और नहीं हुई तो एक बात तो p के साथ 3 ने बॉन्ड बनाया, एक px ने और एक किसने बनाया, py ने और एक किसने बनाया, pz ने। अरे हाँ ना बोलो भाई। और लोन पेयर कहां प्रेजेंट है ये बताना जरा, एस में। तो ये डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल होगा, ये कहीं पे भी हो सकता है। सुनना जरा गौर से। अब हुआ क्या कि अगर ऐसा हुआ तो px, py और pz में एंगल कितना पाया जाएगा? कितना पाया जाता है? px, py और pz में आपस में एंगल कितना है? आपस में एंगल कितना है? मानते हो या नहीं मानते हो? अगर इनके बीच में आपस में एंगल 90 है, इसका मतलब यह है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब एंगल कितने के करीब आना चाहिए? 90। और सही बात है, जब PH3 के अंदर एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया तो पता कितना चला? 94 डिग्री पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है? 94। अब आप सोचिए अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो कितना होता? एक्स वाई जेड में क्या बन रहा है? 3 सिग्मा बन रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा कितने बन रहा है? 3। लोन पेयर कितना है? 1। नंबर कितना आया? 4। हाइब्रिडाइजेशन एंगल 109 डिग्री। अगर एक लोन पेयर है तो एंगल कितना आता है? 107। और एक बात तो 2 है तो कितना आता है? 104। मतलब कि 100 से ऊपर पाया जाना था या कम पाया जाना था? लेकिन एक्चुअल में पाया कितना जा रहा है? यानी कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय हुई है या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो क्या, एक बात मुझे बताइए, यहां हाइब्रिडाइजेशन हुआ है क्या? नहीं, नहीं कह सकते। केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कभी कुछ नहीं होता। हुआ तो है, नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? या ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज है। क्या बोला मैंने? नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज। समझ रहे हो? तो ड्रैगो रूल क्या कहता है? ही स्टडीड फ्यू मॉलिक्यूल, उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया एंड फाउंड दैट सेंट्रल एटम is almost unhybridized और show negligible hybridization। इसी वजह से अगर वो हाइब्रिडाइज होते तो एंगल इन तीनों में से कोई आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? लेकिन पता चला एक्सपेरिमेंटली तो एंगल 94 डिग्री आ रहा है। अब आ जाइए वापस से वहीं NH3 के अंदर, अगर आप देखेंगे NH3 के अंदर दोस्त कितना आता है? एंगल 107 डिग्री। तो ये एंगल का इतना बड़ा डिफरेंस क्या बता रहा है? कि इन्होंने दूसरों की जय से पहले खुद की जय की है, इन्होंने दूसरों की जय से पहले खुद की जय नहीं की है। और की है तो इतना छोटा चेंज है कि हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन, ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज। ये केस, ये केस, ये केस, ये केस, ये केस दूसरी जगह भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, जब हमने H2S को देखा और जब हमने H2O को देखा, H2O में एंगल कितना आ रहा है? 104 डिग्री। अरे हाँ ना बोल भाई। लेकिन जब हम H2S को देख रहे हैं एंगल आ रहा है 93 डिग्री। इसका मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है? अबे यार, हुआ बट नेग्लेक्सिबल। हुआ बट कैसा है? ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर वही ड्रैगो ने कहा कि भैया ये तीनों कंडीशन, ये तीनों शर्तें किसी मॉलिक्यूल में अगर एक साथ देखने को मिल गई तो यही मॉलिक्यूल नहीं, जितने मॉलिक्यूल हैं, क्या बोला मैंने? ये तीनों कंडीशन, ये तीनों शर्तें अगर एक साथ किसी मॉलिक्यूल के अंदर लग रही है, इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? बोलो जल्दी। इसका मतलब ये है कि वहां पे हाइब्रिडाइजेशन या तो नेग्लेक्सिबल हो रहा है या सेंट्रल एटम ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज होगा। और ये कंडीशन क्या क्या है? साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज वेरी लार्ज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज वेरी लो। और तीसरी कंडीशन क्या है? लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। अब एस रिच ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, वो डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल होगा? और एक बात तो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एस और पी की मिक्सिंग होती है या नहीं होती है? एस को किसकी तलाश है? डायरेक्शन। पी को किसकी तलाश है? एस को क्या चाहिए? पी को क्या चाहिए? हाँ या ना? खत्म बवाल। तो यहां पे क्या हुआ? एस रिच ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा तो वो डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? अरे हाँ ना। नॉन डायरेक्शनल रहने का मतलब क्या है? एस और पी की मिक्सिंग हुई या नहीं हुई? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, एस और पी की मिक्सिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम मान लीजिए अगर हाई हो जाती तो क्या हो जाता? लेट सपोज दैट, अगर मैं तुझसे बात करता हूं, ए के पास ये लोन पेयर है, कहां प्रेजेंट है? एस रिच ऑर्बिटल में। अरे हाँ ना बोलो। और अगर मैं यहां पे तुमसे बात करता हूं, यहां क्या मौजूद है? एक्स। यहां क्या मौजूद है? एक्स।
यहाँ क्या मौजूद है, एक्स। मेरे भाई अगर मान लो मैंने कहा एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से बहुत ज्यादा है, ये यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा कि, अरे हाँ ना बोलो भाई, क्या आजू में भी खींचेगा और बाजू में, नीचे भी खींचेगा, अरे हाँ ना बोलो, आजू बाजू वाले समझ में आ रहे हैं, बीच वाला कहाँ है ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मान लो खींचेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो सर पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, दे के कातिल मुस्कान किसको देगा, लोन पेयर को, अरे करीब आओ ना, तो ये भी क्या होगा, अरे पॉजिटिव बुला रहा है यार, हम तो नेगेटिव वाले लोग हैं, पॉजिटिव बुला रहा है, चलो एक काम करते हैं, उसको देख के मुस्कुराने पे क्या कहता है, हाँ आ रहा हूं ना करीब। अब करीब आने में इसका कोई वो नहीं था, समझ नहीं पाए तो, करीब तो वो बुला रहा था ऑर्बिटल को, एनर्जी गैप कम कर रहा था, एनर्जी गैप कम होगा तो तुरंत क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग बड़े अच्छी तरीके से हो जाएगी, अरे हाँ ना बोलो। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम लो रह गया, तो एक तो साइज बड़ी है, तो और वहां पे सबशेल्स के बीच, ऑर्बिटल के बीच में, सॉरी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है, अरे हाँ ना। अब पता चला सराउंडिंग एटम की ईएन अगर तुम बढ़ा देते हो तो वो क्या करेगा, खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के इसकी हालत इतनी नाजुक करेगा, इतनी नाजुक इतनी नाजुक इतनी नाजुक कि सर पे आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव किसको देख के मुस्कुराएगा, नेगेटिव। कहता है जी सुनते हो, करीब आओगे क्या, कहता हाँ बिल्कुल आऊंगा। पता चला उसको बुलाना उद्देश्य था ही नहीं, बुलाती है मगर जाने का है, ये इसके लिए सूट बैठता है, लेकिन इसको समझ थोड़ी आया, प्यार अंधा होता है भाई। देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन के चक्कर में क्या हुआ, एनर्जी गैप कम हो जाया, एनर्जी गैप जैसे ही कम हो जाएगा तुरंत वहां पे क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी। दूसरे को तीसरे फ्लोर से मिक्स करना आसान है या दूसरे को चौथे फ्लोर से मिक्स करना आसान, दूसरे को तीसरे फ्लोर से मिक्स करना आसान है, एनर्जी गैप क्या है, कम है, अरे हाँ ना बोलो। तो यही है थ्योरेटिकल साइंस, ये है थ्योरेटिकल साइंस क्या है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम वेरी लार्ज, दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज वेरी लो, और तीसरी चीज क्या है, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आई, तो लिखिए थ्योरेटिकल साइंस के पीछे एस रिच ऑर्बिटल, ये तीनों रीजन लिख लिए आप लोगों ने। अब सुनिए, अब यहां पे आइए, सुनिए, देखिए होता क्या है, होता क्या है, ये वाली बात नोट कर लीजिए, ये वाली बात, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो ये मॉलिक्यूल कहां कहां पाए गए, आइए आपको ये भी समझाते हैं, थोड़ा सा हाथ दर्द करने लगा होगा आप लोगों का लिखते लिखते। सुनिए, ये रहा NH3, ये रहा H2O, इसके नीचे कौन आता है, H2S, H2SC, H2T, और यहां पे कौन आता है, PS3, ASS3, SbS3। साइज ऑफ सेंट्रल एटम ऊपर से नीचे जाने पे क्या कर रहा है, ये बताओ, है साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, हाइड्रोजन ही है वो तो रिमेंस कांस्टेंट सब में। यहां पता चला, यहां जब देखा गया तो एंगल कितना पाया गया, 104 डिग्री, यहां एंगल देखा गया तो कितना पाया, 160 डिग्री, लेकिन जैसे ही आप इनके अंदर आएंगे तो इनके अंदर करीब कहां होता है, नियरली 90 डिग्री, कितना होता है बोलो जल्दी। ये इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने दूसरों की जय से पहले खुद की जय नहीं की है, समझ रहे हो। एक सवाल पूछेंगे अभी, क्या चाहते हो, बेइज्जती चाहते हो, हम तो इधर मुंह करके भी नहीं बेइज्जती करते, हम इधर मुंह करके सीधा बेइज्जती करेंगे। फिर इधर देखो, इनके अंदर एंगल कितना पाया जाता है, नियरली 90, और इनके अंदर भी कितना पाया जाता है, नियरली 90। इसका मतलब इन्होंने दूसरों की जय से पहले खुद की जय नहीं की है। उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज वेरी लो, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज वेरी लार्ज, एंड लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। अगर ये तीनों शर्तें किसी भी मॉलिक्यूल में एक साथ लग गई तो दुनिया का हर वो मॉलिक्यूल ड्रैगो रूल की कैटेगरी में आएगा, और ड्रैगो रूल की कैटेगरी में आने की वजह से वो उसका सेंट्रल एटम ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज होगा, अगर होगा भी हाइब्रिडाइजेशन तो नेग्लेक्सिबल होगा, नगण्य होगा, जिसे इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बात करूं
यहाँ पे एंगल कितना 94 डिग्री। सर हमको याद कैसे रहेगा 94 93 कहाँ पे होता है? बड़े में बड़ा एंगल, छोटे में छोटा एंगल 93। अब इसके बाद रटना ही नहीं है, इसके अंदर पाया जाता है 93, इसके अंदर पाया जाता है 92, यहाँ पाया जाता है 92 और यहाँ पाया जाता है 91। बड़े फेमस सवाल रहे हैं ये हमेशा से। एक क्वेश्चन कॉपी के अंदर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये मतलब इसकी जगह छोड़ दीजिए फिर छापिएगा, मतलब इसकी जगह छोड़ के, इतने दूर की जगह छोड़ के एक सवाल लिखिए। कौन सा? ये वाला? ये तो लिख लिए। ये वाला ये तो रफ वर्क है, तुम अपना किनारे नोट करना चाहो कर देना, पीडीएफ में ये पड़ा रहेगा। तुमको नोट करने का मन करेगा कर लेना, मैं जो जितनी बातें नोट करवा रहा हूं वो पहले नोट कर लो। क्वेश्चन लिखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, हाँ क्या बोलो? जनरली 3 पॉइंट में से अगर मेजॉरिटी भी 2 पॉइंट भी एप्लीकेबल होते हैं तो नेग्लेक्सिबल होता है। नेग्लेक्सिबल का एक एक्सटेंट होता है, समझ रहा हो मेरी बात को? एक एक्सटेंट होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं PS3 और H2S में किसके अंदर नेग्लेक्सिबल है, तो दोनों के अंदर किसके अंदर ज्यादा नेग्लेक्सिबल है? H2S। एक्सटेंट होता है किसी भी बात का, ठीक है, रिलेटिव होती है बातें साइंस में हमेशा। एनीवे एब्सोल्यूट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एब्सोल्यूट कुछ भी आप नहीं कह सकते। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी 21 अजम्पशन लगाने के बाद माना गया उसे आइडियल, वरना वो भी 21 अजम्पशन नहीं लगेंगे तो आइडियल नहीं हो सकती है। तो ठीक है, लिखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लीस्ट एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लीस्ट एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लीस्ट एंगल। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हैव लीस्ट एंगल, पहला ऑप्शन CH4 एंड SiH4, CH4 एंड SiH4, CH4 एंड SiH4 एंड SiH4, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन NH3 एंड H2O, NH3 एंड H2O, NH3 एंड H2O, ठीक है। तीसरा ऑप्शन H2O एंड H2S, H2O एंड H2S। और चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन NH3 एंड PS3, NH3 एंड सॉरी PH3 एंड H2S, PS3 एंड H2S। आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। इसी को दूसरे तरह से भी फ्रेम करता है कि इनमें से वो पेयर बताइए जिसमें 90 के करीब एंगल पाया जाता है, लीस्ट एंगल पाया जाता है, सेंट्रल एटम इज ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज। कई तरह के सवाल बनाएगा, लेकिन जब भी सवाल आएगा उसका उत्तर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, NH3 या H2S। बाकी सब हमको नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है, तो बेसिकली यही दोनों पूछे जाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, पूछा सिर्फ यही दोनों जाएगा, लेकिन पता आपको सबके बारे में होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अब एक काम करिए, अब इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, सवालों के और घेरे में आगे चलेंगे। मेन सवाल ये था, ये मैंने आपको बता दिया। तो वही बात है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, अगला टॉपिक है, ठीक है। तो फटाफट तुम्हारी तस्वीर के सहारे है? अब ठीक तो है, इतना नीचे कैसे हो गई ये वाली? क्या नीचे हो गया? ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है ही नहीं। चेयर, अच्छा ऑर्गेनिक में भी क्या चल रहा है तुम लोगों का? स्टार्ट हो गई तब ओके। IUPAC आइसोमेरिज्म खत्म हो गया मतलब? हाँ
इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हो गया ना, इंडक्शन ऑफ डाइपोल बेटर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वहां काम आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिवाइज कर लेना। प्लस आई का ऑर्डर बताओ। CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3 है। वो तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम TDH CT3 CD3 CS3 काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। एनीवे क्या बोलो, CS2 माइनस बोलो भे, NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3। आज पूरे रास्ते में क्या गुनगुनाते जाओगे, देखते हैं दोनों में तेज कौन बोलता है। नहीं, दोनों में तेज कौन बोलता है। 1 2 3 चौकरना नहीं है। फिर से सुनो, CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3 बोलो। तुम सुपारी थूको पहले, बोलो CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3। राहो चलते बोला करो, ठीक है। CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3, ठीक है। एनीवे पढ़ा, मतलब पढ़ोगे तो उसको मगअप किया करो, बार बार उसके साथ माथा मारा करो, याद हो जाएगा। मैं तो राह चलते चलते तोड़ तोड़ के याद करता था, समझ रहे हो। हाँ नहीं बताऊंगा अभी, मैं नहीं बताऊंगा, चलो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, अरे बता देंगे, कभी बता देंगे, चलो। न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड का बेटा, एसिड फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, और दारू का मजा ही कुछ और है, ठीक है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया ना। सवाल लिखो, लिखो पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लास 12th पी ब्लॉक में ये दिया हुआ है सवाल, ठीक है। विच वन इज मोर बेसिक, NH3 और PS3, सवाल ये है। अब सारा सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। विच वन इज मोर बेसिक, विच इज अ बेटर लेविस बेस, ऐसे लिखो, विच इज अ बेटर लेविस बेस। नहीं, लेविस बेस लिखो, लेविस बेस थोड़ा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा कि लेविस बेस है, लेकिन तुम लोग गधे हो, तुम्हारा भरोसा नहीं ले सकते, इसलिए लिखो तुम विच वन इज बेटर लुइस बेस, विच वन इज बेटर लुइस बेस, विच वन इज, हाँ हाइफन लगा के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। विच वन इज बेटर लुइस बेस, NH3 और PS3, विच वन इज बेटर लुइस बेस, NH3 और PS3, NH3 और PS3, NH3 और PS3। पेन कॉपी सारे लोग छोड़ देंगे, सुनेंगे मेरी बात, सारे लोग पेन कॉपी छोड़ो, पेन कॉपी छोड़ो, सुनो। NH3 ये रहा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ऊपर क्या बैठा हुआ है, लोन पेयर। PS3 में एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, लोन पेयर। एक बात तो, यहां नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3, बोलो हाँ या ना। यानी लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अरे हाँ ना बोल भाई, जिसके अंदर s कैरेक्टर भी होगा और जिसके अंदर, अरे होगा या नहीं होगा, यानी कि जिसके अंदर थोड़ा नॉन डायरेक्शनल नेचर है और थोड़ा डायरेक्शनल भी है। अरे हाँ ना बोलो। अब p कैरेक्टर कितना होगा इसके अंदर, 75%, नहीं 70 होगा। बेंट के अकॉर्डिंग लोन पेयर कहां रहना चाहता है, S में ज्यादा, तो S में रहेगा। लेकिन S मान लो 25 होना चाहिए था, तो यहाँ 30 हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो ये 100% क्या रखे हुए, यहां हाइब्रिडाइजेशन हुआ, पहले ये मुझे बताओ, नहीं हुआ। तो इसके पास 100% क्या है, S कैरेक्टर। ये लोन पेयर 100% S कैरेक्टर रखे हुए है, और ये वाला लोन पेयर जो है ये 30% रखे हुआ है। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये कहां प्रेजेंट है, S ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। अरे हाँ ना बोलो भाई। अ लोन पेयर अकॉर्डिंग टू बेंट रहना कहां चाहता है,
एस में, तो ये एस में है, ये इसके अंदर भी एस है, लेकिन एस क्या है, कम है, हाइब्रिड कैरेक्टर ज्यादा है, और हाइब्रिड का मतलब एस और पी का मतलब डायरेक्शनल नेचर, और यहां पे ये जो प्रेजेंट है ये कहां प्रेजेंट है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, यानी कि प्योर एस ऑर्बिटल में, और प्योर एस ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, नॉन डायरेक्शनल, दोनों रेस में निकले कि चलो दे के आते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ रहे हो मेरी बात को, उसी को लेविस बेस कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब पता क्या चला, एक को कहता है कि मैं वो लोन पेयर हूं जो डायरेक्शनल है, और दूसरा कहता है मैं वो लोन पेयर हूं जो नॉन डायरेक्शनल है। सिलेक्शन के चांसेस किसके बढ़ेंगे, डायरेक्शनल बनोगे या नॉन डायरेक्शनल, समझ रहे हो, NH3 का लोन पेयर बनोगे या PS3 का लोन पेयर, समझ रहे हो मेरी बात को, हाइब्रिड में रहोगे या अनहाइब्रिड में रहोगे, हाइब्रिड में, समझ रहे हो, तो दे पाओगे अच्छी तरीके से। अरे हाँ ना बोलो भाई, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसी को लेविस बेस कहते हैं। दे तो ये भी लोन पेयर देने के लिए भगवान ने इनके पास भी दिया, इनके पास भी दिया, यूज कौन कैसे कर पा रहा है, जिसने दूसरों की जय से पहले खुद की जय कर ली, वो उसकी दिशा और दशा दोनों अच्छी रहेगी, और जो नहीं कर पाया उसकी दिशा भी खराब रहेगी, दशा भी खराब। तो बेहतर बताइए कौन दे पाएगा इन दोनों में, जो खुद दिशाहीन हो क्या दूसरे को दिशा देगा भाई, है? तुम लोग कहां पहुंच जाते हो सीधा, नहीं पहुंचा करो, उम्र है तुम्हारी। खैर मुद्दे की बात यह, अरे भाई जब डायरेक्शनल रहोगे तभी तो दे पाओगे, और नहीं डायरेक्शनल रहोगे तो परिणाम कहां से आएगा, बोलो, रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं यार, तुम डायरेक्शनल रहोगे तभी तो अच्छा रिजल्ट जनरेट करोगे, तुम ही नॉन डायरेक्शनल हो तो कहां से जनरेट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो दोनों के देने की बात आई, चलो तुम भी तो कहता है भैया हमारा जो है वो थोड़ा सा डायरेक्शनल नेचर है, हम तो दे देंगे आसानी से, उनका पूछिए प्योरस में प्रेजेंट है भैया जी, दे ही नहीं पाएंगे, नॉन डायरेक्ट, खुद को नहीं पता उनका लोन पेयर कहां घूम रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, दूसरों को क्या देंगे लोन पेयर, ज्ञान देते हैं ना दो चार लोग, वही बात है सर, उनको खुद को नहीं पता उनका लोन पेयर है कहां, वो कहीं और मजे मार रहा है, उनको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है कि अपना लोन पेयर हम कहां रखे, दूसरों को देने चले हैं सर, गजब हाल है। ये क्या कहता है, देखो भाई हमारे पास हमारी दिशा है, बताओ किसको और दिशा चाहिए, अरे हाँ ना बोलो भाई, इसी वजह से बेहतर लुईस बेस कौन हो जाएगा, NH3। तुमको लगेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सर 3 थी, और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.5 थी, लेकिन सर ये बेहतर दे पा रहा है फिर भी। अरे चचा, sometime in inorganic chemistry we see the result or we conclude the result by the virtue of experiment, by the virtue of experimental analysis, by the virtue of experimental result। sometime in organic chemistry में थ्योरी इस बात पे डिफाइन की जाएगी कि आखिर रिजल्ट क्या आया, होना तो बहुत कुछ चाहिए था, PS3 के अंदर एंगल 107 के करीब होना चाहिए था, नहीं हुआ तो ड्रैगो को आना पड़ा पिक्चर के अंदर, CF2 और CS2 के अंदर एंगल एक बराबर होना चाहिए था, नहीं हुआ, बेंट को आना पड़ा पिक्चर के अंदर, क्या करोगे, तो सम टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डिसाइड द रिजल्ट बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट और बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगाना ही नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा, बता रहे हैं ना भाई, और कहीं आ गया तो आपके दिमाग से पेपर नहीं बनता है, और कहीं कैसे आ जाएगा, जो आ जाएगा नोट्स में लिखा है, समझ रहा हो मेरी बात को, जितना नोट्स में लिखा है वही आएगा कंफर्म, हाँ 110%, समझ रहे हो मेरी बात को, तो लिखो, क्या लिखोगे, सवाल क्या था, विच वन इज मोर बेसिक, हाँ तो अब लिखो अपनी भाषा में, सिंस द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज मोर डायरेक्शनल कंपेयर टू लोन पेयर ऑफ पी, हैशटैग हेंस इट विल डोनेट मोर, इसका मतलब ये बेहतर लुईस बेस है, हिंदी में लिखो अब उसको अपनी भाषा में, क्या समझे हो लिखो कॉपी के अंदर, क्या समझे तुम अभी तक, क्या समझे पहले ही बताओ, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो दिशाहीन नहीं है, फास्फोरस का लोन पेयर दिशाहीन है, दिशाहीन व्यक्ति कभी भी दूसरे को क्या दिशा देगा, और नहीं दे पाओगे तो बेहतर लुईस बेस नहीं कहलाओगे, दिशा के नाम पे सबको समझ में आ गया। प्रॉपर नोट करोगे, फिगर बनाओगे, एंड देन उसके बाद बोलोगे क्या, दिशा, since the lone pair of nitrogen
since the lone pair of nitrogen is present in hybrid orbital, is present in hybrid orbital, is present in hybrid orbital, since the lone pair of nitrogen is present in hybrid orbital, hence it is more directional, hence it is more directional. हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल से या तो सिग्मा बॉन्ड बनता है या लोन पेयर रखते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो लिखो सिंस द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is more directional and present in hybrid orbital, hence it will donate more, hence it will donate more, hence it will donate more. पेट का दर्द तेरे बंद हो गया भाई? hence, हाँ तुम पेट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और दर्द पे, इसीलिए तुम नहीं सुन पा रहे हो, बहुत विचलित मनुष्य लग रहे हो। hence it is more directional, क्या लिखवाया था? नहीं नहीं सॉरी, hence it will act as, पहली लाइन क्या बोली है ये बताओ? since lone pair of nitrogen is more directional and present in hybrid orbital, hence it will donate more, hence it will donate more and will act as better Lewis space, and will act as better Lewis space. ठीक है, एक लाइन छोड़ के उस एक लाइन के सेंटर में बस लिखना वाइल, बस वाइल लिखना अलग पेन से, वाइल सेंटर में लिखना है, कॉर्नर में नहीं। वाइल lone pair of phosphorus in PS3, lone pair of phosphorus in PS3 molecule, in PS3 molecule is almost unhybridized, is almost unhybridized, hence नहीं, is almost present in, is almost present in, unhybridized के पहले present in, unhybridized के पहले present in unhybridized orbital, that is in pure s orbital, present in pure s orbital, and s is directional or non-directional in nature, तो लिखो and s is non-directional in nature, s is non-directional in nature, hence it will donate less, hence it will donate less, hence it will donate less, and will act as poor Lewis base, and will act as poor Lewis base. अब लिखो सावधानी, सावधानी प्रॉपर लिखो, सावधानी लिखो, सावधानी हिंदी में लिखो, सावधानी, सावधानी लिखो, सावधानी। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, सावधानी। इम्प्योर, इनप्योर बोला था दीदी, जय बिहार, लिखो सावधानी। आगे बोलो, इनप्योर को इम्प्योर बना दिया, लिखो सावधानी। भैया जी प्रॉपर लिखेगा, दीदी जी आप लोग भी लिखेगा, भैया दीदी प्रॉपर लिखो, भैया दीदी खुद को बोलो, सम्मान दो अपने आप को, भैया दीदी। ईएन को देखोगे ना, हाँ प्रॉपर लिखो सावधानी के अंदर, भैया दीदी, जो भी आप लोगों को लगता है कि आपके लिए उचित है जोड़ लीजिएगा, भैया दीदी। हाँ लिखना है, तुम अपने आप को भैया मानते हो या दीदी मानते हो पहले बताओ? हाँ भैया दीदी दोनों मान लो, तो हम वी आर सेकुलर, हम सब मानते हैं, ठीक है, हम बायस नहीं है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लिखो भैया दीदी, ईएन को देखोगे तो आंसर वह उल्टा आएगा, लिखो
ईएन को देखोगे तो आंसर उल्टा आएगा, ईएन को देखोगे तो आंसर उल्टा आएगा, ईएन को देखोगे तो आंसर उल्टा आएगा। ये बता दे रहा हूं, भविष्य में जाके तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आएगी, वो भी दूर हो जाए अभी से। तो सुनो, ईएन को देखोगे तो आंसर उल्टा आएगा। बट 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 अगेन, सम टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री we find the solution, but sometime in inorganic chemistry we find the solution, we find the solution by the virtue of, by the virtue of virtue. Sometime in inorganic chemistry we find the solution, sometime in inorganic chemistry we find the solution by the virtue of, by the virtue of experimental, experimental analysis, experimental analysis, experimental analysis or result, or result. Since here bracket 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 bracket, since here, since here, since here the dominating factor is, ब्रैकेट लगा के, since here, since here, चूंकि यहां पर, since here the dominating factor is, the dominating factor is, the dominating factor is directional nature of lone pair, directional nature of lone pair, the directional nature of lone pair, ब्रैकेट क्लोज। बस यहां पे डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, यहां पे क्या है बोलो जल्दी, यहां पे आपका क्या हो जाएगा बोलो जल्दी। इसको कोई नहीं लिखेगा, सुनो भाई यहां पे सुनो, ढंग से सुनो। कैसे लिखोगे, तुम्हारी भाषा बताता हूं कैसे लिखोगे। देखो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा ऐसे, ये देखो NH3 है लेट सपोज, ठीक है, ये NH3 है, इसका ये लोन पेयर है, सुनना जरा गौर से, ये PS3 है, ये PX से हाइड्रोजन, ये PZ से हाइड्रोजन, और ये PY से हाइड्रोजन, ये बना दिया, ठीक है। ये PZ, ये क्या हो गया PY, और ये क्या हो गया PX, और यहां पे क्या है लोन पेयर, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, यहां वाले लोन पेयर में, यहां वाले लोन पेयर में ओनली एस कैरेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो जल्दी, ओनली एस कैरेक्टर, मानते हो या नहीं मानते हो। और यहां वाले लोन पेयर में क्या आ रहा है बोलो जल्दी, एस, क्या आ रहा है बोलो जल्दी, एस प्लस पी, क्या आ रहा है एस प्लस पी, और पी के आने की वजह से क्या बढ़ जाता है इसका डायरेक्शनल नेचर, क्या बढ़ जाता है बोलो जल्दी, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नेचर इसका क्या कर गया, बढ़ गया। तो डोनेटिंग कैपेसिटी भी क्या कर जाएगी बोलो जल्दी, बढ़ जाए। तुम इसको नीचे लिखोगे, मैंने इसको ऊपर इसलिए लिखा है मेरे पास स्पेस नहीं था, तो डोनेटिंग कैपेसिटी भी क्या कर जाएगी, छोड़ो, तो लिखना छोड़ो सारे लोग, पहले इधर देखो, डोनेटिंग कैपेसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाए, डोनेटिंग कैपेसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाए। और डोनेटिंग कैपेसिटी जैसे ही बढ़ गई, तुरंत यहां पे जरा गौर से देखना, एक्ट एज बेटर लुईस बेस, एक्ट एज बेटर लुईस बेस। देख भाई शॉर्ट में भी लिखा दिया, हिंदी में भी लिखा दिया, अंग्रेजी में भी लिखा दिया, अब इसके बाद तुझे ना आए, ए दीदी तेजो फाड़ दे, मान जा। इधर देखो, यहां पे एक्ट एज बेटर लुईस बेस, एक्ट एज बेटर लुईस बेस, समझ रहे हो मेरी बात को। तो याद रखिएगा भैया जी, इसके अंदर एस और पी कैरेक्टर दोनों आने की वजह से डायरेक्शनल नेचर बढ़ गया, डायरेक्शनल नेचर बढ़ने की वजह से डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से बेटर लुईस बेस की तरह काम करेगा। पी ब्लॉक चैप्टर का नाम है, एग्जाम्पलर या इंटेक्स में कहीं ये सवाल दिया गया है, NH3 एक्ट एज बेटर लुईस बेस कंपेयर टू PS3, एक्सप्लेन व्हाई, उसका आंसर यहाँ पे ड्रैगो ने आपको दे दिया है। एनीवे इसको नोट कर लीजिए, अब फिगर को नोट कर लीजिए और हम आगे चलते हैं फिर। तुम्हारी तो
बेंचों पे आप लोग गलत काम करना बंद कर दीजिए, आवाज करने लगे हैं। पीटते हैं आप लोग, इतना गलत काम करते हैं उस पे, दिन भर उसको बजाते रहते हैं, बताइए। कमजोर हो गया है एकदम से। मत किया करिए आप लोग। सुबह आप लोग बजाते हैं, शाम को बैच नंबर 3 वाले बजाते हैं। बेचारा बज बज के उसकी हालत खराब है। चलो, हाँ बीटी सर कब बजाना सिखा दिए बे तुम लोगों को? चलिए एनीवे, नोट कीजिए पहले, लिखो एक और सवाल लिखो। लिखो सवाल लिखो। राइट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, राइट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, राइट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग फॉर ग्रुप 15, ग्रुप 15 एंड 16, एंड 16, ग्रुप 15 एंड 16। ठीक है, पहली चीज आपको बतानी है बॉन्ड एंगल। पहली चीज बॉन्ड एंगल, पहली चीज बॉन्ड एंगल। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी कंजूसी ना करे एक लाइन में लिखने की, मैं पहले बता दे रहा हूं, फंस जाओगे। अभी 10-12 क्वेश्चन वहां पे नीचे लिखवाने वाला हूं। एक के लाइन में बॉन्ड एंगल, फिर आगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, ही मत करना, अगली लाइन चेंज करना। दूसरा सवाल, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तीसरा कंपेयर कीजिए थर्मल स्टेबिलिटी। यही सवाल आया था ग्रुप नंबर 16 के लिए नीट 2000 उसमें 18 या 2022 में, ऐसे ही कोई ईयर में एक बार आया है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी लिख लिया। चौथा लिखिए रिड्यूसिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर ओनली फॉर ग्रुप 15, ब्रैकेट में लिख लेना ओनली ग्रुप 15, ओनली ग्रुप 15, यही पूछा ओनली ग्रुप 15। हाँ, रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब अगला लिखिए डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर। अगला लिखेंगे बॉन्ड लेंथ, अगला लिखेंगे बॉन्ड लेंथ। अगला लिखेंगे बेसिक नेचर ओनली फॉर ग्रुप 15, बेसिक नेचर ओनली फॉर ग्रुप 15। बेसिक नेचर। अब थर्मल स्टेबिलिटी जहां लिखे हो वहां पे आगे लगा लेना नीट में, ये पूछा जा चुका है, बाकी और कोई पूछ लेगा वो। इनफैक्ट पूछा बहुत सारा जा चुका है, लेकिन लेटेस्ट में वही पूछा गया है। ठीक है, एक एक करके पढ़े। देखिए इधर देखिए, सुनिए यहां पे सुनिए भाई। सारे लोग पेन कॉपी छोड़ के इधर देखिए पहले 1 मिनट के लिए, 2 मिनट बस मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। देखो ये क्या है NH3, ये क्या है PS3, ये क्या है ASS3, और ये क्या है SbS3। ये सब के सब कौन से हैं, ग्रुप नंबर 15। अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसी के पैरेलल अगर मैं बात करूं H2O, H2S, H2SC, H2T, समझ रहा हूं मेरी बात को? अरे हाँ ना बोलो भाई। एक और सवाल लिखो 9वां, एसिडिक नेचर लिखवाया है या नहीं लिखवाया? एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। हाँ, 8वां 9वां जो भी है, नंबर मैं थोड़ी गिन रहा हूं यार। ठीक है, अब सुनो यहां पे, ये देखो ये कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 16। बेटा ड्रैगो आप लोगों ने पढ़ रखा है, सुनिएगा। ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हैं, समझिए, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, कहां से टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एक बात मुझे बताइए, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है या घट रहा है? तो एंगल घटेगा या बढ़ेगा? वैसे भी ड्रैगो से देखें तो इसमें कितना पाया जाता है, 104, और इसमें कितना पाया जाता है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, साइज ऑफ सेंटर, अरे सॉरी 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 सॉरी, 10 इसका कितना होता है 7, और इसका कितना होता है, इसका कितना हो जाता है 94,
सॉरी 93, 93, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो 91, इसका बोलो कितना हो गया, इसका बोलो, आगे बोलो। अब एक बात तो, जैसे जैसे याद रखना साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ता है एंगल हमेशा घटता है। लिखो पहले कहीं कॉपी में, साइड में लिखो, साइज ऑफ सेंट्रल सिर्फ बढ़ता हुआ नजर आए। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे लिखो, अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, लिखो, अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है और साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है, तो एंगल हमेशा घटेगा, एंगल हमेशा घटेगा। साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है तो एंगल हमेशा घटेगा, एंगल हमेशा घटेगा, एंगल हमेशा घटेगा। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, एंगल हमेशा घटेगा। क्लियर है सबको? सुनिए, इधर सुनिए, एक बात बताइए, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, दोस्त इधर देखो, सारे लोग इधर देखो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एएस है, एसपी है, क्या ऊपर से नीचे जा रहे हो आप बताओ, क्या साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सराउंडिंग एटम सब जगह सेम है या नहीं है? ऐसे ही यहां पे देखिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेरुलियम है। अरे हाँ ना बोलो भाई, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है। क्या दोनों के पास लोन पेयर होता है या नहीं होता है? होता है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हमेशा कम होगा, बोलो जल्दी, एंगल। तो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है मैंने, बोलो जल्दी, पहला सवाल देखो, डिक्रीज या इंक्रीज? आप टॉप से बॉटम क्या होगा, डिक्रीज। इसको बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्यूशन बनाओगे और इसी के अनुसार सारी बात लिखते चले जाओगे, ठीक है? तो अभी नहीं लिखना है, अभी इसको नहीं लिखना है, इसके लिए जगह छोड़ो, बस टॉप टू बॉटम बस ध्यान देना, ठीक है? तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? तो पहले लिखो उसके आगे इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, लिखो आगे डिक्रीज, लिखिए डिक्रीज होगा। दूसरा सवाल क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? सुनिएगा जरा गौर से, सुनिएगा, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, छोड़ो बॉन्ड स्ट्रेंथ बाद में करेंगे, पहले एक और सवाल उसके नीचे है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या? थर्मल स्टेबिलिटी। सुनिएगा जरा गौर से, पहले ये थर्मल स्टेबिलिटी है क्या? मान लीजिए भाई साहब को मैंने पकड़ लिया, प्लीज डोंट माइंड, है ना, आपकी जगह कोई और भी हो सकता है। इन भाई साहब को मैंने पकड़ लिया, समझ लो, उतार दिया, हाँ, गरम तवा ले आया, समझ रहे हो मेरी बात को, भाई साहब को बिठा दिया। दूसरा, इस बच्चे को पकड़ लिया, बहुत हंस रहा है, गरम तवे पे बिठा दिया, ठीक है? तीसरा, ये भाई सुपारी वाले भाई साहब, समझ रहे हो, बैठा दिया। ये भाई साहब 5 मिनट बाद उछलने लगा, अरे मम्मी 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 मम्मी, आई 10 मिनट बाद, आई आधा घंटा तक झेल गए। हीट झेलने की क्षमता सबसे ज्यादा किसके पास थी? गर्मी सबसे ज्यादा झेलने का अनुभव किसका है? अरे हाँ ना बोलो। यानी ये थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये थर्मली थोड़े कम स्टेबल, और ये थर्मली एकदम नहीं स्टेबल है। समझ रहे हो मेरी बात को? यही होता है थर्मल स्टेबिलिटी। यानी कि किसी बॉन्ड को अगर हीट एनर्जी मैं दूंगा तो वो कितनी देर बाद टूट जाएगा। तुम्हारा और तवे का बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा, ये देने वाली हीट पे निर्भर करेगा और तुम्हारी सहने की क्षमता पे निर्भर करेगा। अरे हाँ ना बोलो। अगर मोहब्बत में सिर्फ दर्द है, मोहब्बत में सिर्फ दर्द है, तुम्हारी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, मोहब्बत के नाम पे तुम लड़का देखने लग जा रहे हो यार। अगर मोहब्बत में सिर्फ दर्द है, एट एन इंस्टेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं, मोहब्बत में सिर्फ दर्द है और मोहब्बत बड़ी प्यारी है, सुनना, मोहब्बत में सिर्फ दर्द है और मोहब्बत बड़ी प्यारी है,
तो ये डिसाइड करना पड़ेगा दर्द देने वाले को, और ये डिसाइड करना पड़ेगा दर्द लेने वाले को कि वो मोहब्बत कब तक जारी रहेगी। हैशटैग माँ बाप। ठीक है, और कहीं मत जाओ, बाकी सब मोहब्बत नहीं होती है आज के जमाने में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, मोहब्बत में अगर दर्द है तो ये, और मोहब्बत बड़ी प्यारी है, समझना, मोहब्बत में दर्द भी है लेकिन मोहब्बत बड़ी प्यारी भी है। तो ये बात किस पे डिपेंड करेगा? दर्द देने वाले पे और दर्द लेने वाले पे। जब तक वो देता रहेगा तुम लेते रहोगे, मोहब्बत जारी रहेगी, अन्यथा तो अगले दिन समाप्त हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी भी कुछ ऐसी ही होती है। मान लीजिए जो बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा वो उतनी देर बैठ पाएगा, उतना ज्यादा हीट सह पाएगा। और जो बॉन्ड ऑलरेडी कमजोर है वो कितनी देर बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। अब बात आती है, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। पहला दूसरा सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए पहले बॉन्ड लेंथ को समझना पड़ेगा, यानी तीनों सवाल रिलेटेड है एक दूसरे से। इसका मतलब ये हुआ जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो बॉन्ड की मजबूती पे डिपेंड कर रहा है। बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, बॉन्ड जितना कम मजबूत उतना स्टेबिलिटी कम। अब मजबूत होने का रिलेशन, अगर इस बॉन्ड टूट जाएगा यार, ऐसे ही हुआ था एक बार, मजाक मजाक में प्रोटॉन बैच में टूटे गया सही में। हाँ लाओ, ठीक है, मान लो ये पेन है, समझना। अब ये समझने की कोशिश करो, मान लो मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, ये इतना वो है, इतना वो है, इतना वो है, क्या मजबूत, कि कितना हूं लगा लो इस पे प्रेशर, ये टूट ही नहीं रहा है। तो हीट क्या की क्या औकात भाई? जब मैंने बल लगा के इसको तोड़ना चाहा और ये टूटा बिल्कुल भी नहीं, तो हीट की क्या मजाल कि इसको तोड़ देगा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं भी तो एनर्जी दे के इसको तोड़ना ही चाहता था, बोलो हाँ है ना, लेकिन ये टूटा नहीं। तो हीट की क्या औकात है? एनर्जी का वो एक फॉर्म ही तो है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलो पक्की बात है। तो सिंपल सी बात है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, क्या बोला मैंने? कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, क्या बोला मैंने? कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, क्या बोला मैंने? कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, क्या बोला? जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी बाई वन गेट वन के पैकेज में चलेंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ आया, थर्मल स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी आई, बॉन्ड आया। अब सुनो, अब तुमको मैं थोड़ा सा इस बात को विस्तार रूप से समझाता हूं। सर इधर देखिएगा, ये मेरा छोटू सा हाइड्रोजन है और मेरे भाई ये फंसा हुआ है आजकल नाइट्रोजन के जाल में। दूसरे नंबर पे अगर मैं तुमसे बात करूं, ये मेरा छोटू सा हाइड्रोजन है, ये फंसा हुआ है इस समय बड़े वाले के जाल में। ये मेरा छोटू सा हाइड्रोजन है, ये इस बार और बड़े वाले के साथ फंसा हुआ है। नाम जानना चाहते हो उसका? ऐश्वर्या। और ये मेरा छोटू सा पता है कौन है? हाइड्रोजन है। ये पता है, ये और बड़े वाले से फंसा हुआ है। किससे फंसा हुआ है? और बड़े वाले से। समझ रहा हूं मेरी बात को? एसबी से। ठीक है, और ये मेरा और छोटे वाला हाइड्रोजन है, ये पता है किससे फंसा हुआ है? बीआई। सर ये हाइड्रोजन या फंसने वाला है, सबसे फंस ही जाता है। अरे हाँ ना बोलो। अब ऐसे ही देखो, यहां पे मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। यहां पे क्या ले लिया? सल्फर। बोलो क्या ले लिया? सेलेनियम। बोलो क्या ले लिया? टेरुलियम। बोलो क्या ले लिया? पोलोनियम। माना हाइड्रोजन का रेडियस जो है वो फिक्स है, लेकिन चाचा नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? ये बताओ। अबे बोलो बे, क्या नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो साइज क्या कर रही है? बोल जल्दी। मतलब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, पहले सोचना, दोनों छोटू छोटू से। बड़ा मजा आ रहा था इनको बॉन्डिंग करने में। मैंने कहा और बता हाइड्रोजन कैसा हाल चाल है? बोलता है सर इसको तो जूते मारू मैं। मैंने कहा क्यों? बोलता है समझो सर बहुत बड़े वाला है, मैं बहुत छोटा, मजा ही नहीं आता सर वो वाला जो मजा उधर मिलता है। मैं बोला हर बॉन्डिंग का रिजल्ट थोड़ी अच्छा मजा होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, तुमने जल्दीबाजी में तुमको मना किया था ना, लेकिन तुम झाड़ियों में जाके बॉन्ड बना के आए थे उसके साथ। तो भुगतो, अब बहुत बड़े वाला है भाई। अगर ये बहुत बड़े वाला है, समझो नींबू है, संतरा है, ये क्या हो गया तुम्हारा? तरबूज, खरबूज।
आई क्या हो गया? तरबूज। आई क्या हो गया? बहुत बड़े वाला तुम हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या हो गया वैसे? नाम क्या लिए थे तुम लोग? हाँ हाँ, कोहड़ा हो गया। नींबू, संतरा, और ये क्या बोल दिए तुम? और ये क्या हो गया? और इसको? समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? पक्की बात है। अब सुनना, निबुआ की साइज थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी भैया। जो रेडियस रहेगा जो न्यूक्लियस से जो आउटर बाउंड्री की जो दूरी है, समझ रहे हो, वो क्या होने वाली है? वो नाइट्रोजन में छोटी है, थोड़ा नीचे गए थोड़ी बड़ी, और नीचे गए और बड़ी, और नीचे गए और बड़ी, और नीचे गए और हाइड्रोजन का रेडियस तो कॉमन है। अरे हाँ ना, पक्की बात है। तो सोच के बताना, ऊपर से नीचे जब जा रहे हो तो लेंथ बढ़ रही है या घट रही है? बीएल कहीं का बढ़ रहा है। अरे हाँ ना, बोलो भाई। बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड की लेंथ जब बढ़ी तो न्यूक्लियस से ये जो बीच में बैठा इलेक्ट्रॉन है, मेरी जान सोच के बताओ, ये बीच में बैठा जो इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला मैंने? बीच में बैठा इलेक्ट्रॉन। क्या है? बोलो जल्दी। बीच में बैठा ये एक तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, उसको आप सेंटर मैनेज कर लेना। ये एक बात बताओ, क्या न्यूक्लियस से ये दूर जा रहा है या पास आ रहा है? अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा कम लगे? बॉन्ड मजबूत बनेगा वीक? बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी बढ़ेगी? जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर है? क्या करेगा बोलो जल्दी? एक पंथ तीन काज। अरे हाँ ना, बोलो। अभी कहाँ का काज खत्म हुआ? अभी देखते जाओ। मैंने कहा जी सुनते हो, तुम तो मेटल हो ना? कहता है हाँ। मैंने कहा तुम्हारा काम है देना। बोला कि ऐसी बातें चार समाज के बीच में मत कीजिए, अच्छी शोभा नहीं देती हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने सुना है तुम मेटल हो, तुम्हारा बचपन से सपना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहने का, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हो। बोला बिल्कुल सही बात है ये बात, लेकिन आप अकेले में भी मुझसे कर सकते हैं। मैंने कहा चलो खूबचम चलो। मैंने कहा हाँ बैठो इधर। बोलता है दिस इज माय फेवरेट प्लेस, जहां मैं अपना मैक्सिमम समय गुजारता हूं। मैंने कहा और भाई कैसे हो? बोला बस अच्छा हूं सर। मैंने कहा कैसा चल रहा है घर परिवार? कहता है बस वही समझ लो सर, नाइट्रोजन का परिवार बड़ा खुश है और मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला सर ऊपर से नीचे आ रहे हो, आप समझ रहे हो सर, वहां नींबू से बॉन्ड बना रहा है वो, कहा यहाँ तरबूज से बॉन्ड बना रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोहड़ा से बॉन्ड बना रहे हैं। अब सुनिए जरा गौर से। मैंने कहा क्या चाहते हो? बोलता मैं उससे अलग होना चाहता हूं। मैंने कहा वो तो मेटल है। तो बोला बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा उसका सपना है सर पे पॉजिटिव चार्ज रखना। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। ये सब मेरी बात हाइड्रोजन से चल रही है अभी। मैंने कहा तुम चाहते क्या हो? बोलता बस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके रवाना होकर निकल जाना चाहता हूं H- के फॉर्म में। यानी H- देने की बारी आएगी, H- देने की बारी आएगी, कौन सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा होगा? और जो H- देता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना मेरे भाई, केमिस्ट्री की दुनिया में चाहे NaBH4 हो चाहे LiLH4 हो, एक होता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड। संसार के सारे C डबल O बॉन्ड को जो CS2 में कन्वर्ट करने का मादा रखता है वो कौन है? क्लेमेंजन और वॉल्फ किश्नर है। ठीक है। अगर हम बात करें कि LiLH4 क्या करता है सर, संसार के सारे C डबल O बॉन्ड को COH में कन्वर्ट करता है। LiLH4 क्या करता है? C डबल बॉन्ड O को COH में कन्वर्ट करता है, रिडक्शन करता है। जो H- देता है, क्या बोला मैंने? जो H- देता है बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? लिखो कॉपी के अंदर पहले, ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगी ये लाइन मेरी। जो H- देता है, 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 चाहे वो NaBH4 हो, इनका चेहरा आपके उनके जहन के सामने हमेशा आएगा, ऑर्गेनिक में बहुत बार आएगा, और बोरा और पीपा भर के इनसे सवाल आएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं। दूसरा LiLH4, NaBH4, LiLH4 एंड BiH3, BiS3 या BiH5 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन S3 ही करो। BiS3, BiS3, समझ रहे हो मेरी बात को? ये तीनों के तीनों क्या है? H- देने का काम करेंगे, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। समझ रहे हो मेरी बात को? लाइक जो H- देता है, क्या लिखा है? जो H- देता है, चाहे वो
NaBH4 हो, LiLH4 हो, BiS3, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो एक बात मुझे बताओ, ऊपर से नीचे आओगे तो रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ेगा या घटेगा? तो एक सवाल लिखवाया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? चौथा। देखो मैंने लिखवाया रिड्यूसिंग बिहेवियर ओनली फॉर ग्रुप 15, क्या होगा बोलो जल्दी? इंक्रीजेस। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि आपका क्या क्या बढ़ा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, और इसके अलावा आप बताइए रिड्यूसिंग बिहेवियर, बताइए रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या करेगा? बोल भाई। सवाल एक और अभी बनेगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर इंक्रीज। अगला क्या है बोलो जल्दी, अगला सवाल। एक बात बताइए, ऊपर से नीचे आने पर नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन होता जा रहा है या फिर कैसा होता जा रहा है? कैसा? इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी। यहां कैसा कैरेक्टर है? S प्लस पी, कैसा है बोलो जल्दी? S प्लस पी। यहां पे कैसा है? ओनली S, क्या है बोलो जल्दी? यहां पे भी ओनली S, और यहां पे, और ओनली S कैरेक्टर क्या करता जा रहा है? ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है या घट रहा है? अरे बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, तभी तो एंगल घट रहा है भाई। अरे हाँ ना बोलो। अगर नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन था, किस हद तक था, किस हद तक था, ये भी तो मैटर करता है, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं बात करूं, ओनली यहां पे क्या है? S प्लस पी कैरेक्टर, यहां ओनली S, यहां ओनली S, यहां ओनली S, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे क्या कर रहा है? घट रहा है। S कैरेक्टर जो है, S कैरेक्टर अगर हम बात करें तो वो तो बढ़ रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। ऊपर से नीचे आओगे, यहां थोड़ा ज्यादा, यहां थोड़ा और ज्यादा, और यहां बहुत ज्यादा। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये आजू वाले के साथ भी और ये बाजू वाले के साथ भी। अरे हाँ ना। तो अब सवाल क्या पूछा गया था आपसे? लोन पेयर डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? डिक्रीजेज, तो लिखिए उसको डिक्रीज। डायरेक्शनल नेचर डिक्रीजेस, ठीक है। अगला बताइए सवाल क्या लिखा गया है? बॉन्ड लेंथ। अगला बताओ। अब डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर अगर डिक्रीज करेगा तो ऊपर से नीचे आने पे बेसिसिटी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज? लेविस बेस सोचना ऐसे, सबने इलेक्ट्रॉन देना है, सबसे बेहतर कौन देगा इन सब में? सबसे पहले कौन देगा? NH3। अरे यार यही तो समझाया था लुईस बेस पहला सवाल। तो सबसे पहले कौन देगा? देन कौन देगा? देन कौन देगा? पक्की बात है, देन कौन देगा? यानी कि अगर हम बात करें डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर घटेगा तो बेसिक नेचर भी क्या करेगा बोलो जल्दी? घटेगा। बेसिक नेचर क्या करेगा? डिक्रीज। अगला सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है? एसिडिक हाइड्राइड, ठीक है। इस बात को दूसरे पेज पे लिख देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखो यहां पे देखो, ये बात हालांकि मैं बता चुका हूं, पता है कहां पे? ग्रुप वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाके देखो, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट, बात किया था। और इसके बाद मैंने बोला था तीसरा पॉइंट, ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है इस बात को समझ लीजिए। ये मान लीजिए HF है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ये क्या है? HCl है, ये क्या है? HBr है, और ये क्या है? HI है। मुलाकात मेरी किससे हुई? HF से। क्या हालचाल है भाई? बढ़िया है सर। मैंने कहा और किस खानदान से बिलोंग करते हो? कहता है सर आपको पता नहीं है, हम एसिड के खानदान से आते हैं। मैंने बोला कि कैसे पता चलेगा? कल रात झाड़ियों में तुम्हें H+ देते हुए देखा ही नहीं, वहां तो HI दे रहा था। बोला सर आपको पता है वो क्यों दे रहा था? मैंने कहा नहीं। बोला आइए आपको समझाता हूं। बोला कि हाइड्रोजन की साइज हर जगह क्या है? रिमेंस कांस्टेंट। ये कौन से पीरियड का है? 2p। ये कौन से पीरियड? 3p। ये कौन से, और ये कौन सा? बोला सर पता है क्या है, मेरा और हाइड्रोजन का आजकल सही चल रहा है। मैंने कहा कैसे? बोला सर अपन दोनों छोटे छोटे वाले हैं लोग हैं, और छोटे छोटे वाले लोगों में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा HI में क्या दिक्कत चल रही है? बोला सर देखो, फर्स्ट पीरियड का जब भी फिफ्थ पीरियड के साथ मिलन कराओगे यही होगा, दोनों एक दूसरे को चाकू से मारने के लिए रात को दौड़ पड़ते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोलता है सर ऑब्वियस है सर, मैं 2p वाला वो 1p वाला, सर हमारी ओवरलैपिंग बड़ी तगड़ी है सर, हमारी स्ट्रेंथ बड़ी तगड़ी है सर, हमें अलग कर पाना बहुत मुश्किल है सर।
हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। भले ही एसिड चिल्लाता रहे मेरा काम है देना देना देना, क्या देना है, H+ देना, लेकिन हम नहीं देते हैं सर। क्यों नहीं देते? हमारा बॉन्ड बहुत मजबूत है सर। इनको देखो कौन से गम में चले गए। हाँ, कह रहा देने की याद आ गई सर। अब इधर पढ़ लो वरना और खतरनाक बेइज्जती मारूंगा, ऐसा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इधर देखो, 2 दिन मुंह छुपा के गंदी गंदी गालियां दूंगा। इधर देखो, हाइड्रोजन के मन से। इधर देखो, हाइड्रोजन 1p 2p, कहता है सर रोज मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैंने कहा फिर दोगे या नहीं दोगे? कहता है सर देने का तो मन है लेकिन थोड़ा लेट से। अरे एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अरे हाँ ना बोलो भाई। HCl के पास पहुंचा, अरे भाई थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था, पता है तुमको, चाकुआ को हाथ में लेके बैठा हुआ था। आओ इधर आओ, केमिस्ट्री तुम ही पढ़ाते हो ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हम बोले क्या हुआ? बोला किससे हमारा बॉन्ड बनवाया हो बताना जरा। हम बोले हम बनवाने आए हैं, झाड़ियों में खुद लगे पड़े थे, हम तो देख लिए। कहता है बात तो सही है थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा खुश नहीं हो? कहता है नहीं सर वो वाला फील नहीं आता जो फ्लोरीन फील देता है। मैंने कहा क्यों? बोला सर साइज सिमिलर है ना। मैंने कहा फिर ये बताओ दोगे या नहीं? बोलता है अभी लो सर, एट एन इंस्टेंट। ये तो थोड़ा बहुत आनाकानी कर भी रहा था, कह रहा था सर अभी चाहिए, अभी देता हूं, रुको। गया खोपचे में से देख रहा हूँ H+ निकाल के Cl- बन के खुद निकल आया। गजब हाल है। बिहार के पास पहुंचा, भाई लाठी भाला सब लेके अंदर घर में बैठा हुआ था। बोला मोहल्ले में अगर केमिस्ट्री वाला कोई दिख जाए तो बता देना, बस वहीं ले जाके तुरंत लाठी भाला सबसे मार दूंगा। मैं इसके घर गया, पता है पूरा मास्क वास्क, वो बचपन में नहीं आता था मास्क, खेले हो तुम? अरे तुम लोग कहाँ के खेले हो, है ना? तो मास्क आता था, मैं लगा के पहुंचा। मैंने कहा एक बात बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा जीवन? भाई इतने में भाला लेके खड़ा हो गया तुरंत। मैंने कहा चाहते क्या हो? कहता है एक तो मेरी बॉन्डिंग ऐसे से करवाई जिसके साथ मेरा मजा ही नहीं आता है। मैंने कहा कौन सा मजा तुम्हारे पूरे एलोजन के खानदान को चाहिए बे? मजा ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ। कह रहा सर वो वाला मजा चाहिए। मैंने कहा कौन सा वाला? बोलता है जो छोटे छोटे वालों को आता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बहरहाल तुम ये बताओ देने के मूड? कहता है सर दे चुका आपके आने से पहले। मैंने कहा कहाँ है? कहता है कमरे में दिखाता हूँ। उधर देखा मैंने H+ पढ़ा हुआ था, और साथ में क्या पढ़ा हुआ था दोस्त? BR में। भाई मेरे HI के पास, तुम सोच नहीं सकते हो, तड़प रहा था, चीख रहा था। मैं मोहल्ले से गुजर रहा था, अब मैंने सुन ली इनकी आवाजें। मैंने कहा तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं यार घर के अंदर। मैंने दरवाजा खटखटाया, भाई साहब दोनों हाथों से उसने दरवाजा खोला। पता है कौन? IOD, है ना? ये देखो, फिर लड़का को देख के मुस्कुराने लगे। तुम्हारे लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहे हैं। अब जब मैं ऐसी कोई बात करता हूं फिर पीछे देखने लग जाता है। क्या भाई इरादा क्या है तुम्हारा? इधर देखो भाई साहब, मैं देखा आवाजें आ रही हैं, मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जैसे दोनों हाथों से खुला और देखते ही एकदम पगला गया भाई साहब। अब तुम इमेजिन कर सकते हो उस सीन को। भाई साहब 2 किलोमीटर तक दौड़ाता रहा, 2 किलोमीटर तक उसी अवस्था में दौड़ाता रहा जैसे भागा था आर्किमिडीज। याद है कि नहीं याद है? अबे आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे भागा था ना, उसी अवस्था में भाई साहब 2 किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। उसके बाद मैंने कहा ठहर जा, थम जा, अब सुन जा, H+ घर छोड़ आया है, अब मेरी बात सुन। क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है? कहता है किससे बॉन्डिंग करा रखी है? मैंने कहा गजब गजब आदमी है यार, आवाजें अलग निकालता और कहता है किससे बॉन्डिंग करा रखी है। बोलता है इसीलिए तो आवाजें फ्रस्ट्रेशन की आवाजें आप नहीं समझ सकते हो। मैंने कहा क्यों? बोलता है देखो उनकी साइज छोटी है, उनका आपस में हो जाता है, हमारा नहीं हो पाता है यार। मैंने कहा आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। मैंने कहा हाल फिलहाल ये बताओ देने का मूड है नहीं? बोलता है 2 दिन पहले से दे के बैठा हूं मैं। अब तुम एक बात कहो, सबसे पहले H+ किसने दिया? उसके बाद उसके बाद उसके बाद जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना तगड़ा एसिड कहा जाएगा। क्या बोला मैंने? जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना तगड़ा एसिड कहा जाएगा। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि मान लीजिए यहां H2S ले लीजिए, मान लीजिए यहां यार यहां पे क्या ले लीजिए H2O और यहां पे H2S,
यहाँ पे H2SC और यहाँ पे H2T। या फिर मैं तुमसे बात करता हूं दोस्त, NH3 ले लो, या फिर क्या ले लो PS3, या फिर क्या ले लो ASS3, और फिर क्या ले लो SbS3। तो एक बात तो, सबसे पहले H+ देता हुआ कौन नजर आएगा? सबसे लास्ट वाले। देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद, अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पे, क्या बोला मैंने, ऊपर से नीचे जाने पे H+ देने की रेट बढ़ रही है घट रही है? यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा घटेगा? तो ग्रुप 15 का हाइड्राइड ये है, ग्रुप 16 का हाइड्राइड ये है, ग्रुप 17 का हाइड्राइड ये है। ऊपर से नीचे, अप से डाउन, ऊपर से नीचे, कहां से? अप से डाउन। क्या बोलो बोलो, अप से डाउन, बोलो बोलो अप से डाउन। अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है या घटता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है या घटता है? इंक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बोलो जल्दी? इंक्रीज। बस यही बात तो समझानी थी आपको, उस बात का लॉजिक आज रखना था, रख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे सवाल क्या क्या लिखा हुआ है बताइए जरा, सारा हो गया या नहीं हो गया? लिखो, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। और लुईस एसिड का काम क्या है बोलो जल्दी? कैटायन जनरेट करना। एसिड का काम है दुनिया में कैटायन देना, सॉरी कैटायन H+ देना। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। है लुईस, लुईस एसिड का काम है दुनिया में कैटायन जनरेट करना। दूसरी लाइन, लुईस एसिड का काम है दुनिया में कैटायन जनरेट करना। एसिड को डिफाइन करने के लिए 3 कंसेप्ट आए हैं, अरेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, एंड तीसरा है आपका लुईस एसिड बेस। तो लुईस अलग होता है अरेनियस और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना तगड़ा एसिड। लिखो, जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना तगड़ा एसिड। जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना तगड़ा एसिड। जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना तगड़ा एसिड। जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना तगड़ा एसिड। ठीक है, ड्रैगो भैया समाप्त। 2:10 हो गया क्या यार? ये नोट करना तुम लोग। उससे पहले बॉन्ड एंगल कैसे निकालें, बॉन्ड एंगल कैसे निकालें, ये हेडिंग लगा लीजिए। उसके लिए जगह छोड़ के बॉन्ड एंगल कैसे निकालें, बॉन्ड एंगल कैसे निकालें, बॉन्ड एंगल कैसे निकालें। हाँ, ये दूसरा टॉपिक है, मतलब यहां पे पता कर लीजिए, मैं सवाल दे दूंगा उसके बाद। बॉन्ड एंगल कैसे निकाले, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है अगर आपको कभी भी बॉन्ड एंगल का सवाल आए। ठीक है, इसके पीछे कितना जगह छोड़ना है? एक पेज तो इसके लिए छोड़ना है, एक पेज इसके लिए छोड़ना है। ठीक है, मतलब एक पेज इन द सेंस जितने में आपका आ जाए, आप अपने अनुसार देख लेना। देख लो क्या क्या लिखना है, इसके पीछे का सब लिखा हुआ है ना? ये बचा हुआ था आई थिंक। अच्छा, ये वाला, ये वाला, ये वाला में, ठीक है, देख लिया आपने जगह। अब आ जाओ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल निकालते वक्त 2 चीजें देखनी है। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, क्या बोलो तो बोलो जल्दी, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या नहीं है? या नहीं है? क्या नहीं है? लोन पेयर। क्या बोलो बोलो, लोन पेयर। ठीक है या नहीं है? किसके पास? सेंट्रल एटम। किसके पास बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या लोन पेयर नहीं है? ठीक है, अगर लोन पेयर है तो 2 कंडीशन बनेगी। अगर लोन पेयर, मत लिखो यार तुम लोग, बाद में लिखना। अगर लोन पेयर है तो 2 कंडीशन बनेगी, नहीं है तो आपको सिंपली क्या चेक करना है? चेक हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करना है बोलो जल्दी? अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या चेक करना है बोल बेटा? चेक हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करना है बोल जल्दी? हाइब्रिडाइजेशन। मान ले अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आया तो एंगल ऑब्वियस है कितना होगा? 180। इन जनरल, जनरल वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मान ले sp2 आया तो एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और मान ले sp3 आया तो एंगल कितना होता है? ये जनरल, जनरल एंगल पाया जाता है या नहीं? सबसे ज्यादा एंगल sp, देन sp2, देन sp3। अरे हाँ ना बोलो भाई।
अगर सर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो एंगल में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर सर मान लीजिए सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, अब दो कंडीशन बनेगी यहां से। कितनी कंडीशन बनेगी बोलो जल्दी? दो। कितनी कंडीशन बनेगी? दो। पहली कंडीशन, सेंट्रल एटम की साइज बड़ी हो रही है, आपको चेक करना है। सेंट्रल एटम की साइज अगर बढ़ रही है, क्या बोला बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम की साइज अगर बढ़ रही है, या तो सेंट्रल एटम की साइज बढ़े या फिर किसकी साइज बढ़े? सराउंडिंग एटम। किसकी बढ़े बोलो जल्दी? तो या तो सराउंडिंग एटम की साइज बढ़े या फिर किसकी साइज बढ़े बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की साइज अभी बढ़ी थी तो एंगल घट रहा था या बढ़ रहा था? ऊपर से नीचे बढ़ रहा था। तो यहां पे एंगल क्या कर जाएगा बोलो जल्दी? डिक्रीज। एंगल क्या कर जाएगा बोलो जल्दी? डिक्रीज। एंगल क्या कर जाएगा? डिक्रीज। अगर साइज ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ रहा है, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ रहा है, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ रहा है, तो एक बात बता, टन टना टन टन टना टन टन टना टन 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 टना टन टन टना टन टन टना टन टन। पहले नींबू था, टन 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 टन, थोड़ा संतरा हुआ, टन टन टन, फिर उसके बाद से क्या है? नींबू। नींबू के बाद संतरा खत्म, संतरा के बाद कौन आया? खरबूजा। टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन। अरे हाँ ना बोल भाई, फैलेगा। और उसके बाद कौन आया? कोहड़ा। तरबूज नहीं, कोहड़ा ले आते हैं, समझ लो। टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन टन। तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा? साइज एटम, साइज वाले एटम की टन 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 टन, एंगल बढ़ेगा या घटेगा? एंगल बढ़ता है। क्या बोला मैंने बोलो जल्दी? एंगल बढ़। ये इतनी बात मेरी याद रखना, अब तुम्हारा सवाल नहीं गलत होगा। इतनी बस बात याद रखना, कभी एंगल का सवाल तुमसे गलत नहीं होगा। ये वाले केस को याद रखोगे ना तो यहां बेंट की एक बात याद रखना। समझ रहे हो? इधर सुनो, इधर सुनो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इसका भी लॉजिक दूंगा, एक्सेप्शन नहीं आई, लॉजिक दूंगा, टेंशन मत लेना। H2O, समझ गए मेरी बात को? एंड उसके बाद से OF2, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के भैया, अब इनके अंदर क्या रीजन है सर ऐसा, वो अभी समझाता हूं, बेंट अगर आपको आया है तो। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से। मैं तुमको इसके ऊपर कुछ कुछ सवाल देता हूं। पहला सवाल लिखिए, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए और सवाल लिखिए। सवाल लिख के ले जाइए भाई, सवाल आप करेंगे। पहला सवाल लिखिए, पहला लिखेंगे NH3PS3 ASS3 SbS3, वही NH3PS3 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 SbS3 और ASS3, NH3PS3 SbS3 एंड AS3। नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद से आर्सेनिक, उसके बाद Sb। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ऊपर से नीचे आने पे साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है घट रहा है? सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन सब जगह फिक्स है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ता है तो एंगल घटता है या नहीं घटता? अभी बताया था या नहीं बताया था? अरे आना बोलो, समझ में आया? बोलो। दूसरा लिखो, H2O, H2O, पहला सवाल ये था, NH3 PS3 ASS3 और SbS3। दूसरा लिखोगे H2O H2S H2SC और H2T। अब बताओ इसमें एंगल का ऑर्डर क्या आएगा दोस्त? H2O H2S H2SC H2T। हाँ, एंगल घटेगा। तीसरा सवाल लिखो,